हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12 का यूनिट नंबर 10 के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं, इकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इकोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं, पहले चैप्टर हमारे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के बारे में। तो चलिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का एनसीईआरटी क्या करती है, तो नीट रिवीजन सीरीज के अंदर इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये यूनिट है हमारी इकोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे इकोलॉजी में अगर सबसे पहले देखते हैं तो रामदेव मिश्रा जी का पिक्चर दिया हुआ है हमारा, जिन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया कहा जाता है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे टर्म इकोलॉजी के बारे में बात करूं तो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दी थी यहाँ पे। और अगर फादर ऑफ इकोलॉजी अगर वर्ल्ड वाइज के बारे में बात किया जाता है यहाँ पे, तो उनका नाम आता है रिटर साहब का, आपका नाम आता है यहाँ पे। इकोलॉजी क्या चीज है हमारी? इकोलॉजी है इंटरैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीच में और ऑर्गेनिज्म का इसके सराउंडिंग्स के बारे में जो इंटरैक्शंस हमें देखने को मिलता है, वो क्या कहलाती है? हमारी इकोलॉजी कहलाती है। अब यहाँ पे सराउंडिंग्स में बात करें तो यहाँ पे बात कर सकते हैं आपके कुछ आपके बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें देखने को मिल रहा है, और ये एनवायरनमेंट के बीच में भी इंटरैक्शंस है, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में भी देख सकने को मिलता है हमारा। तो बायोटिक फैक्टर्स के बीच की बात करूं तो यहाँ पे आपको यहाँ मिलेंगे पैरासाइट्स, आपको देखने को मिलेंगे पैथोजेंस, आपको देखने को मिल रहे हैं प्रीडेटर्स, आपको देखने को मिल रहे हैं आपके, है ना, प्लांट और एनिमल हमें देखने को मिल रहे हैं, और कंपिटिटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ये तो क्या हमारा बायोटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में बात करूं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में बात करते हैं, तो टेम्परेचर हो सकता है, सोइल हो सकता है, वाटर हो सकता है, लाइट हो सकती है हमारी। तो इन सब से बीच में इंटरैक्शंस किस प्रकार का एक ऑर्गेनिज्म का रहता है, वो सब हमारा इकोलॉजी के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। सो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है ऑर्गेनिज्म की बात। ऑर्गेनिज्म क्या अपने इंडिविजुअल होता है अकेला, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलते हैं तो उनकी क्या मिलती है? एक पॉपुलेशन तैयार होती है। पॉपुलेशन होती है तो अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर क्या होता है? एक कम्युनिटी को तैयार करेंगे। कम्युनिटी तैयार करके कि बायोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, हमारा बायोम्स की बात है। तो बायोम से आगे चल के क्या मिलेंगे? बायोस्फीयर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बायोम्स और बायोस्फीयर्स के बीच में हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ लैंडस्केप्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो आपसे कभी हमें पूछा जाए यूनिट ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में पूछा जाए, आपको इकोलॉजी के बारे में पूछा जाए, तो आपको क्या आएगा? आपका ऑर्गेनिज्म इज द यूनिट ऑफ द इकोलॉजी हमारी कहलाती है, हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर की हमारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं एंड इस पॉपुलेशंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हमारा। सो इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करते हैं, इसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाती है। हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो अपने रिप्रोडक्शंस को कैसे बढ़ा सके हमारा, और इस एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सब हमारी क्या कहलाती है? उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी हमारी कहलाती है। हमें देखने को वो किस प्रकार से फिजियोलॉजिकली अपने आप को इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है हमारा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट्रेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस के बारे में। आपको मालूम है कि अर्थ कंटिन्यूस हमारी चक्कर काट रही है, घूम रही है हमारे अपने एक्सिस पे, और साथ में क्या हो रहा है? अर्थ में कुछ क्या हमारा टिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से होता है क्या हमारा कंटिन्यूस पोजिशन के हमें क्या होता है? डिफरेंट सीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं हमारा। सो यहाँ पे कोजेज इनके कारण होता है एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इसी रोटेशन के कारण क्या हो रहा है? हमारा टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, हमारा डिफरेंट सीजन बन रहे हैं हमारा, रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। दीज वेरिएशन टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रास फॉर्मेशन मिले। अब यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से और प्रेसिपिटेशन रेन या आइस का यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट प्रकार के हमें क्या मिल रहे हैं? हमारे बायोम्स देखने को मिला है। जैसे कि डेजर्ट बायोम मिलेगा जहाँ पे रेन बहुत कम देखने को मिल रही है हमारी, रेन फॉरेस्ट में जहाँ पे बहुत सारा पानी हमें देखने को मिल रहा है हमारा, टुंड्रा पर इसमें जो है यहाँ पे आइस हमें देखने को मिल रही है हमारी,
तो डिफरेंट रीजन और सीजन हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विच बिकम बायोम्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ द हैबिटाट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रीजनल देखने को मिल रहे हैं और लोकल वेरिएशंस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट तरीके के हैबिटाट्स हमें देखने को मिलेंगे आपको। तो हैबिटाट्स होंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लोरा और फौनाज हमें देखने को मिलेंगे हमारा। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट कैन टॉलरेट, है ना, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम्स। ऑल दिस टुगेदर कंप्राइज निके हमें देखें। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है हमारा, जिसको वो टॉलरेट कर रहा है, हमें देखने को मिल रहा है ना। तो अलग अलग रेंज में क्या होगा, अलग अलग स्पेस के अंदर क्या होगा, अलग अलग हैबिटेट में क्या होगा, आपको अलग अलग तरीके के फ्लोरा और फौना देखने मिलेंगे जो उनको वहाँ पर रह सकते हैं। आपको डाइवर्सिटी रिसोर्सेज होता है जिनको वो यूज करेगा, हमारा डिस्टेंस फंक्शनल रूल उनका हमें इको सिस्टम में देखने में, इस प्रकार से हमें अलग अलग टाइप के फ्लोरा और फौना में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ड आता है निके के बारे में। निके क्या चीज है हमारा, निके क्या होता है, किसी एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म कहलाता है हमारा, है ना। कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है, आपको एक इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं आपको, पर हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, एड्रेस होगा, देखने को मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मैडम, निके कहते हैं हमारा। तो इकोलॉजिकल निके की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, इकोलॉजिकल निके की बात करें तो वोल फंक्शन रोल विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड ट्रोपोग्राफी हमें देखने को मिलता है। तो ना, तो वो क्या कहलाता है हमारा निके, इकोलॉजिकल निके, जैसे हम ऑक्यूपेशन कह सकते हैं हमारा। और हैबिटाट के बारे में बात करें, यानी कि जो पर्सनल जो एड्रेस है, वो जो पर्टिकुलर जगह रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका निके हम कहते हैं यहाँ पे। तो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक अपने लोकल अपने निके को शेयर नहीं कर सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है हमारा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्टर्स की बात की, बायोटिक और एबायोटिक दोनों को हम सेपरेटली हम क्या करेंगे, हमारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हमारा। तो एबायोटिक फैक्टर्स में हम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर आते हैं, वाटर आता है, लाइट आता है और सोइल्स हमें देखने को मिलती है विच आर रेस्पॉन्सिबल होती हैं वेरिएशन इन फिजिकल केमिकल कंडीशन और डिफरेंट हैबिटाट के लिए हमें देखने को मिलता है हमारा। तो इसके पहले हम एक डायग्राम दिया हुआ, उसके पहले हम बात करते हैं हमारा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स को लेके आपको। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, यानी कि आइस और रेन का प्रेसिपिटेशन उस एरिया में, तो डिफरेंट आपको क्या बायोम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट रीजन है। जैसे यहाँ पे डेजर्ट के बारे में बात करें तो डेजर्ट में हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा हमारा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर सकता है। पर यहाँ पे डेजर्ट क्यों है, क्योंकि एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें रेन का, तो वो बहुत है 50 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम हमें देखने को मिलता है। इसके आगे देखते हैं डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में भी टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमारा, परंतु यहाँ पे जो रेनफॉल है आपकी एनुअल रेनफॉल बात करें वो लगभग 100 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिल सकता है हमारा। आगे बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर भी टेम्परेचर वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है डिफरेंस हमारा। पर एनुअल रेनफॉल की बात करूं तो यहाँ पे 250 तक सेंटीमीटर तक हमारा देखने को मिल सकता है। अब यूनिफॉर्म आप देख लीजिए, यूनिफॉर्म में एक जैसा सीजन हमें और एक जैसा टेम्परेचर अगर जब बना होता है वो क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इक्वेटर के पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, साल भर पानी पड़ा रहता है, आता रहता है, गिरता रहता है, और टेम्परेचर है ना एक 24 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास बना रहता है हमारा। तो सबसे ज्यादा हैबिटाट यहाँ देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा फ्लोरा और फौना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लिया आपको, है ना। और इसका एनुअल रेनफॉल देखें 450 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिल सकता है आपको। उसके बाद करें कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं आपको, जो आपके हिल्स पे हमें देखने को मिलते हैं हमारा। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर आपको देखिए प्लस माइनस हमें देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। और यहाँ पे जो एनुअल फॉल है आपको, रेनफॉल आपका 250 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे ही हमारा पोल्स पर चले जाएंगे तो पोल्स पे क्या आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्राज हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है पूरे साल भर ही माइनस में बना रहता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो यहाँ पे रेन है, रेन किसके रूप में, यहाँ पे आइस के फॉर्म में आपको स्नो के रूप में हमें देखने को मिलती है हमारा। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है वो 100 to 150 सेंटीमीटर आपको ईयरली आपको देखने को मिलता है आपको। तो ये बड़ा डायग्राम है आप जिसको आप देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के केस में हमेशा देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको आप अच्छी तरह से बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है यहाँ पे।
यहाँ पे इंडिया के अंदर जो डिफरेंट आपके बायोम्स प्रेजेंट है उनके बारे में दिखाया गया, आपको डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको जो केरला के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको देखो घने जंगल आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट जगह जो कि आपके फील्ड एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, आपको ये डेजर्ट आपके राजस्थान गुजरात में आपको देखने को मिल रहे हैं आपको, और सी कोस्ट आपके जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे आपको ये आपको अलग तरीके की आपको यहाँ पे वनस्पति आपको यानी प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंट हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बायोम्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में, हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में, हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में, हम बात करने वाले हैं सोइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में बात है। टेम्परेचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर बात करने वाले बात है। तो टेम्परेचर मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा। टेम्परेचर मेजर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को हम थर्मामीटर में मेजर करते हैं, और अगर वाटर की बात करें तो थर्मिस्टेट के अंदर उसको मेजरमेंट करने का काम करते हैं हमारा। टेम्परेचर डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर है ना टुवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन। जैसे जैसे आप इक्वेटर लाइन से पोल पे जाएंगे और सी लेवल से आप माउंटेन जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा डिक्रीज हमें देखने को मिलता है हमारा। इन पोल्स के अंदर बात करें तो सब जीरो कंडीशन देखने को मिलती है, जीरो से भी माइनस में चला जाएगा। ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें, यहाँ पे रेगिस्तान की बात करें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। और डीप थर्मल वेंट की बात करें जो समुद्र के अंदर हमें देखने को मिलती है, हमारी हॉट थर्मल वेंट समझते हैं, गर्म पानी के जो अंदर धारा चल रही है इसके अंदर समुद्र के अंदर, जहां पे टेम्परेचर आपका क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी देखने को मिलता है। टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलता है हमारा। अफेक्ट द टेम्परेचर ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम्स की हम बात करते हैं। हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंजाइम क्या होंगे आपके डिग्रेडेड हो जाएंगे, आपको देखने को मिलता है हमारा। और टेम्परेचर माइनस में चला गया तो इनएक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको देखने को। अगर ज़्यादा कोल्ड है तो आपको ज़्यादा खाना खाने को मिलेगा, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है। आपकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं, आपको देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे इन्हीं के बेसिस के आधार पे एनिमल्स को हमने क्या होगा ग्रुप कर दिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ के पे, है ना, कि किस तरीके का वो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि यूरीथर्मल और स्टर्नोथर्मल हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पर यूरीथर्मल की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, हमारे टेम्परेचर के बहुत ज्यादा वेरिएशंस को क्या करते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें यूरीथर्मल कहते हैं हमारा। और जो नैरो रेंज को टेम्परेचर के नैरो रेंज को कंट्रोल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्टर्नोथर्मल एनिमल्स हमारा कहते हैं। यूरीथर्मल एनिमल्स कहते हैं वाइड रेंज, इनको हम क्या होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कह सकते हैं हमारा, या होम्योथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं, इन्हें एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हमारे अंदर बात करते हैं हमारा, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है हमारा, है ना, और वार्म ब्लडेड हम कहलाते हैं हमारा। इसलिए हम क्या होते हैं ठंड में भी रह सकते हैं और गर्मी में भी रह सकते हैं हमारा। यहाँ पे स्टेनोथर्मल की बात करें यहाँ पे तो बहुत कम वेराइटी को सोल टेम्परेचर के वेरिएशंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं हमारा। जैसे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करता हूँ आपको, पोइकिलोथर्मल एनिमल्स की बात करो, या एक्टोथर्मिक एनिमल्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं हमारे टेम्परेचर वेरिएशंस को आपको कंट्रोल कर पाते हैं यहाँ पे। तो टेम्परेचर कंट्रोल की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल बॉडी के क्या होते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिमांड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है आपको। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की हम बात करते हैं, हमारा गर्मी ज्यादा होगी तो क्या होगा स्वेटिंग करने लग जाएंगे, ठंड होगी तो क्या होगा शिवरिंग करने लग जाएंगे आपको। तो इस प्रकार हम बॉडी को टेम्परेचर क्या करते हैं हमारा कंट्रोल कर सकते हैं, यूरीथर्मल हम कहलाते हैं हमारा। नेक्स्ट हम वाटर की बात कर रहे हैं, हमारा वाटर के बारे में बात कर सकते हैं। वाटर जो होते हैं सेकंड रिलेवेंट फैक्टर्स हमारा कह सकते हैं हमारा। सो प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट आल्सो हेवीली डिपेंड्स ऑन द वाटर पर डिपेंड करता है। द वाटर की बात करें तो वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करते हैं हमारा। सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या करते हैं पार्टिकल्स पर 1000 कितना नहीं पीपीटी में हम वाटर के उसको नापते हैं हमारा, उसमें कितने सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है। जैसे कि एक इनलैंड वाटर की बात करें, प्योर वाटर की बात करें, आपको बात करते हैं आपको जहां पे 5% से भी कम क्या होते हैं सॉलिनिटी हमें देखने को मिलती है पीपीटी के अंदर। जैसे हमारा 30 to 35% की बात करें तो सी के अंदर आपको पीपीटी के रूप में आपको सॉल्ट कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। और जो आपको हाइपर सलाइन लंगून्स की बात करूं, खारे पानी की झीलों के बारे में बात करूं तो वहां पे आपको क्या हुआ, या डीप सी के अंदर बात करूं आपको तो 100
पार्टिकल्स पर थाउजेंड्स के अंदर पीपीटी से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। और इस कंडीशन में बात है कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई जीव एनिमल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। केवल हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हाइपर सेलाइन कंडीशन के अंदर बात करें तो ओनली आर्की बैक्टीरिया, जो हम बात करते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो ही अभी तक सर्वाइव करते चले आए हैं यहाँ पे देखने में। तो ये होती है वाटर को लेके बात है। तो यहाँ पे वाटर की सैलिनिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके आधार पर टॉलरेंस के आधार पे भी एनिमल्स को दो ग्रुप में बांट दिया। एक होता है यूरी हैलाइन कंडीशन कहलाते हैं हमारा, तो सम ऑर्गेनिज्म टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को कर सकते हैं, तो ना यूरी हैलाइन एनिमल्स कह देंगे हमारा, या ऑर्गेनिज्म कह देंगे। और दूसरा होता है हमारा स्टर्नो हैलाइन कंडीशन कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को क्या करते हैं हमारा कंट्रोल कर पाते हैं हमारा। तो स्टर्नो हैलाइंस ऑर्गेनिजम्स जो हमारे कहलाएंगे हमारा। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, लाइट के बारे में बात करने वाला हूं आपसे। मेनी प्लांट्स आर डिपेंड्स ऑन द सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के बेसिस में हमने प्लांट्स को पढ़ा है ना, डे नेचुरल प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट, ये क्या होता है उसमें फ्लावरिंग पर डिपेंड करता है आपको यहाँ पे देखने में। ऐसे लाइट जो होती है एनिमल्स पे भी डिपेंड करती है, हमारे एनिमल्स क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं यूज होता है डाययूरेनल और सीजनल वेरिएशन द लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, यानी फोटो पे डिपेंड करते हैं। फॉर क्यूज फॉर द टाइमिंग देयर, फॉगिंग के लिए आपको देखने मिलते हैं, आपको रिप्रोडक्टिव एंड मेजोरिटी और माइग्रेटरी एक्टिविटीज के लिए। तो क्या होते हैं सीजन्स डेवलप होते हैं आपके, सीजनल ब्रीडर्स एनिमल्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में आपको लाइट पर, लाइट होगा तो अपने फूड ढूंढने चले जाएंगे आपको। रिप्रोडक्शन आपको इस पर डिपेंड करता है आपको। और कई एनिमल्स क्या करते हैं माइग्रेशंस करते हैं आपको देखने को, अपने आप को बचाने के लिए। ज़्यादा हॉट एरिया से तो ठंडे एरिया में चले जाएंगे, या ठंडे एरिया में से तो हॉट एरिया की तरफ आएंगे, तो अपने आप को क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं। तो ये लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आपको देखने को मिलता है। जैसे कि बात करते हैं डीप इन द ओशन के अंदर, जो 500 मीटर से भी गहराई पे अंदर है, सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट, वहां पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है। एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें वहां पे, तो वहां पे क्या होता है कीमोसिंथेसिस की हमें देखने को मिलती है हमारी। तो वहां पे क्या होता है वो एलिमेंट्स का यूज करते हैं और अपने आप फूड को क्या करते हैं हमारा, उन एलिमेंट्स को यूज करते हुए खुद का फूड बनाने का काम करते हैं। जैसे कि रेड एल्गी कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन द डीपेस्ट वाटर एज इट कैन यूज ब्लू लाइट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। जो ब्लू लाइट होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की, उसको यूज करके रेड एल्गी क्या करते हैं अपने फूड को बना लेते हैं, क्योंकि रेड लाइट का स्पेक्ट्रा क्या होता है ज्यादा होता है हमें देखने को मिलता है। इसीलिए रेड एल्गी डीप इन द सी यानी गहराई तक भी आपको देखने को मिलती है आपको। सो ब्लू लाइट पेनिट्रेट द मोस्ट इन द वाटर देन द अदर एनी कलर्स को हम देखने की बात करें। सो दैट वाई रेड एल्गी इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर में भी आपको रेड एल्गी आपको देखने को मिलती है, पूछा जाता है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं आपको। तो सोइल के बारे में बात करने वाले, सोइल क्या हमारा एडेफिक फैक्टर भी कहलाता है यहाँ पे देखने को मिलता है आपको सोइल के बारे में। द नेचर एंड प्रॉपर्टी द सोइल इज डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट पे डिपेंड करेंगी। द वेदरिंग प्रोसेस, जो रॉक ब्रेकिंग प्रोसेस होते हैं ना आपके, उस पर डिपेंड करती है। वेदर द सोइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड सोइल डेवलपमेंट नेचर्स पे हमारी बात करते हैं, हमारा डिफरेंट सोइल्स बात करें। टाइप ऑफ द सोइल, जो उनके पार्टिकल्स भी जो प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर सैंडी सोइल हमें देखने को मिलती है आपको, क्ले सोइल हमें दिखाई देती है, चिकनी मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, और लोमी सोइल यानी दोमट मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो तीन तरीके की हमें और डिफरेंट टाइप की हमें सोइल भी हमें दिखाई देती है हमारा। ये उसमें प्रोपोर्शंस पर डिपेंड करता है, वहाँ पे सैंड कितना है उसके अंदर है ना, या लार्जर पार्टिकल या फाइन पार्टिकल्स कितना है उस पर है। और सबसे बड़ा डिपेंड करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो सोइल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है हमारा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर सकते हैं हमारा, जो कि मेडअप ऑफ द डिके ऑफ द रॉक से बनता है हमारा, सोइल के रूप में काम करता है हमारा। सोइल के अंदर बात करें तो मेडअप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस दोनों ही इसके अंदर हमें प्रेजेंस होते हैं हमारा। यहाँ पे जो सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं पेडोजेनेसिस। अगर 1 इंच सोइल्स की बात करो तो उसके बनने में 500 से 1000 साल का समय लग जाता है हमारा। और स्टडी ऑफ द सोइल की बात करें हमारा तो पीडोलॉजी कहलाती है हमारी, सोइल की पीडोलॉजी हम कहते हैं हमारा। तो डिफरेंट टाइप की सोइल होती है, सबसे अच्छी सोइल जो होती है हमें लोमी सोइल्स हमारी कहलाती है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हमारा। तो सोइल कंपोजिशंस की बात कर रहे हैं, पार्टिकल साइज की बात करते हैं, और एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर, वो परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल डिपेंड करती है। इस आधार पर, इन्हीं के बेसिस के आधार पर सोइल हमारी डिफरेंट टाइप की कहलाई, सैंडी सोइल कहलाई, क्ले सोइल कहलाई, और आपकी लोमी सोइल्स आपकी कहलाती है आपको, इन्हीं के बेसिस पे आपके किसमें आपका ना पार्टिकल की साइज है, सोइल का कंपोजिशन क्या है हमारा, और
एग्रीगेशंस क्या है और परकोलेशन, कितना वाटर को वो परकोलेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, आपको होल्डिंग कैपेसिटी हमारा क्या है, कितने वाटर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब हमारा डिपेंड करता है हमारा। सो परकोलेशन यहाँ पे बात करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, आपको पीएच की बात कर रहे हैं, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन टू द लार्ज एक्सटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया, उस एरिया के अंदर कितनी वेजिटेशंस होंगी आपको, ये सब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा। एंड द वेजिटेशन टाइप डिक्टेट द टाइप ऑफ द एनिमल इन दैट एरिया, तो जितने यहाँ पे फोना होंगे, आपके फ्लोरा प्रेजेंट्स होंगे, तो फ्लोरा किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आपको वाटर की कंडीशन में करते हैं, सोइल की नेचर पर डिपेंड करते हैं, और जितने ज़्यादा फ्लोरा होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पे फोना यानी उतने ही टाइप्स के आपके एनिमल्स आपको क्या होंगे वहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको बात कर सकते हैं हमारा यहाँ पे। सॉइल्स की मैं बात करूं आपको, सॉइल्स के समझाने के लिए आपको, तो सॉइल्स का एक कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ एक्स्ट्रा की बात कर सकते हो आपको कि कुछ वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं सॉइल्स के प्रोफाइल को लेके बात करते हैं। तो सॉइल्स की प्रोफाइल करते हैं, सॉइल्स को हमने डिफरेंट लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं हमारा, अगर डिफरेंट सॉइल की बात करें आपको, तो सॉइल क्या होती है, टॉप सॉइल होती है और एक सब सॉइल नेचर हमें दिखाई देती है हमारा। जो ऊपर ऊपर सॉइल के लेयर की बात करूँ आपको, तो डिफरेंट लेयर्स हमें सॉइल्स के प्रेजेंट्स हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको समझने के लिए मैं आपको टेबल बना सकता हूँ, आपको यहाँ पे लेयर्स के बारे में बात करें, सेल के बारे में। तो सबसे पहले जो लेयर होती है आपकी वो होती है कि आपकी O1 लेयर भी बोलते हैं इसको, या इसको हम एक और बोल सकते हैं A00 लाइन भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, A00 भी बोल सकते हैं आपको। A00 जो होती है ये लीटर से मिलकर बना होता है। लीटर्स क्या चीज़ है हमारे, लीटर्स क्या होते हैं हमारे, जो सोइल के ऊपर जो हमारे डेड एंड डिके प्लांट्स हैं, पार्ट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो मिट्टी में मिले हैं आपको, उन्हें क्या करेंगे, लीटर्स कहते हैं आपको, जो मिल गए आपको। दूसरा बात करते हैं तो O2 पार्ट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं O2, या दूसरी लाइन बोलते हैं A0 लाइन भी इसको बोल सकते हैं मतलब। तो A0 होता है डब से मिलकर बना होता है। डब क्या चीज़ है, आपको पार्शियली डिकम्पोज जो लीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं, यहाँ पे आपको बात करते हैं हमारा। इसके बाद आपकी आती है लाइन की बात करो तो आपका आएगा A1 लाइन हमें देखने को मिल सकती है। A1 आपको रीजन आपको देखने को मिलता है, आपको ये A1 के बाद हमें देखने को मिलता है आपको A2 आपका रीजन हमें देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ तक का जो पार्ट आता है आपको होता है ये टॉप सॉइल कहलाती है आपको देखने को। A1 पार्ट में क्या होता है, ह्यूमिक आपको देखने को मिल सकता है आपको, या मेलानाइज्ड जोन इसका बोलते हैं, जो कि डार्क कलर का हमें देखना, ह्यूमिक एसिड से। A2 जोन के अंदर बात करें तो जोन ऑफ लीचिंग कहते हैं, जहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं परकोलेट होकर जमीन में जा रहे हैं उसे लीचिंग पॉइंट हमारा कहते हैं हमारा, जो कि हमारा क्या होता है, लाइट कलर का हमें देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की जो बात करते हैं A2 के अंदर, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। इसके बाद आपको आता है B वाला पार्ट, आपको आता है B लाइन आती है, ये सब सोइल का पार्ट है हमारा। B में स्मॉल सोइल पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जैसे ह्यूमस की बात करूँ, जो मिट्टी की टॉप लेयर होती है, जो सबसे उपजाऊ जमीन की बात करते हैं, वो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, आयरन आपको देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज जैसे आयरन यहाँ पे B लेयर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपकी होती है C लाइन आपको देखने को मिलती है आपकी। तो C जो होता है आपका सब सोइल पार्ट का पार्ट है, पार्शियली डिकेड रॉक हमें देखने को मिलती है। और लास्ट में बात करते हैं होती है RD पार्ट, इसको बोलते हैं, जहां पे नेटिव नॉन डिकेज रॉक आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से एक सोइल की प्रोफाइल्स और डिफरेंट लेयर्स हमें यहाँ पे सोइल में देखने को मिलते हैं आपको। फॉर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप के बारे में बात करूँ तो ऑप्टिमम पीएच ऑफ द सॉइल के बारे में बात करें तो लगभग हमारा 5.5 से लेके 6.5 के पास रहने चाहिए आपको। अगर किसी सॉइल्स के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन बनी रहती है, अगर पानी वहाँ पे ठहराता है तो वहाँ पे क्या होगी, सैलिनिटी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा बनेगी, और सैलिनिटी होगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन आपका कम देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है ह्यूमस क्या चीज़ होती है, तो ह्यूमस क्या, हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमस हमें देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रोसेस की बात है, सबसे पहले लीटर बनता है, लीटर के बाद आपके क्या बनता है, डब बनता है, और डब के बाद आपको ह्यूमस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपके सॉइल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। तो रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, बात करें। सो एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट में चेंज ड्रास्टिकली, सडनली चेंज हो सकती है, हमारा समय के साथ बदल सकता है हमारा, है ना, सूखा पड़ सकता है, ड्रोट हो सकता है हमारा, है ना। देन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट
कोप और मैनेज सच स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई किसी भी कारण से हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, ऐसी कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, वहां पे सहन करना पड़ेगा, कोप अप करना पड़ेगा। अगर वो कोप अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे यहाँ पे। और जिंदा रहना है तो कोप अप तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे इस कंडीशंस को जीने के लिए यहाँ पे। तो इन चीजों को ऐसे जो सडनली चेंजेस कंडीशंस होती हैं उसको अपने बॉडी के अनुसार ढाल लेना, अपने आप को संभाल लेना उन कंडीशंस के हिसाब से, ये क्या कहलाती है, होम्योस्टेसिस कहलाती है यहाँ पे। तो होम्योस्टेसिस क्या हमारा, मेंटेनेंस द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। यानी इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को बाहर के चेंज करते हुए वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना होम्योस्टेसिस हमारी कहलाती है। व्हेन होम्योस्टेसिस अपसेट बाय चेंजिंग एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉप विद द सिचुएशंस, है ना। तो जब ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है तो डिफरेंट सिचुएशन से अपने आप को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, जैसे रेगुलेट करेगा अपने आप को, या कंफर्म करेगा, या माइग्रेट कर जाएगा वहां पे, या अपनी एक्टिविटी क्या करेगा, सस्पेंड करेगा। इस प्रकार से अपने आप को होम्योस्टेसिस करने का काम करता है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको देखिए, आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये इंटरनल लेवल है बॉडी का। ये एक्सटर्नल चेंजिंग कंडीशन में देखना, जो एक्सटर्नल चेंजिंग कंडीशन अपने इंटरनल लेवल को क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाए हुए हैं। देखिए, अब देखिए कोई चेंजेस नहीं है, ऐसों को क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स कहते हैं हमारे, उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। ये अपने आप को चेंजिंग करने में हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, थर्मो रेगुलेशन करते हैं, और अपनी बॉडी को मेंटेन बनाए रखते हैं चेंजिंग करने। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स हमें देखने को मिलते हैं, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे हमको। कुछ क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं हमारा। जैसे ही आपके इंटरनल एनवायरनमेंट जो है आपका एक्सटर्नल लेवल के हिसाब से क्या हुआ, चेंज होता चला जा रहा है। आपको देखो ग्राफ आपको प्लस माइनस आपको देखने को मिल रहा है आपको। तो इन्हें क्या बोलते हैं, कन्फर्मर। जो बदलते हुए वातावरण के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर सकते या लिटिल बिट ही चेंज कर सकते हैं, उन्हें क्या करते हैं, कन्फर्मर्स हम उसको कहते हैं हमारा। तो कन्फर्मर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जैसे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं हमारा। कुछ पार्शियली रेगुलेशंस भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आप इसको डायग्राम को अच्छी तरह से याद रखिएगा, पूछा गया है डायग्राम को यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक चीज को समझने की बात करते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं रेगुलेटर्स क्या होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर मींस। तो यहाँ पे देखो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने का दो तीन तरीके में देखने में, एक होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज कर देना, और दूसरा होगा अपने बिहेवियर से चेंज कर लेना। तो बिहेवियर से भी आदमी अपने आप को जी सकता है, आपको देखने को मिलता है। दोनों के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। मीन्स विच इंश्योर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, यानी थर्मो रेगुलेशन। कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे, यानी ऑस्मो रेगुलेशन बनाए रहेंगे। आयनिक बैलेंस को क्या करेंगे, मेंटेन किए जाएंगे हमारा। यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं हमारा, तो जैसे आपके विंटर्स आते हैं तो हमें गूज ब्लेस हो जाते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं हमारा, या शिवरिंग होती है आपको, तो बॉडी टेम्परेचर वापस मेंटेन करना है। विंटर है तो हम क्या करते हैं, स्वेटिंग करना शुरू कर देंगे, आपको देखने को मिल सकते हैं हमारा। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग तरीके के ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे कि बात करें फिश की बात करें तो गिल्स के द्वारा देखने को मिलते हैं। कुछ में क्या होते हैं, कुछ में थोड़ा बहुत एडेप्टेशन पार्शियल देखने को मिलते हैं हमारा। जैसे कि ह्यूमंस की बात करें किडनी के द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन, और अगर अमीबा की बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है, हमें देखने को मिल सकती है हमारे, तो ऑस्मो रेगुलेशन करने को मिलता है हमारा। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में हमें देखने को मिलता है हमारा। पहले वाली लाइन को पढ़ते हैं हमारा, तो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव वेरी फ्यू, बर्ड्स एंड मैमल्स की बात कर रहे हैं आपको, और वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें, अमीबा की बात करें, एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं हमारा, ये क्या कहते हैं हमारा, जो इस तरीके का रेगुलेशन है हमारा, जो एडेप्टेशन हो रहा है, ये सक्सेस ऑफ मैमल्स का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि वो अपने बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से ठंडे से ठंडे और गर्म से गर्म स्थान पे भी रह पाते हैं हमारा। तो ये बहुत अच्छी बड़ी चीज है हमारा। रेगुलेशन इज अचीव बाय द लॉट्स ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो रेगुलेशन होता है हमारा, इसके लिए लगातार उनको क्या होता है, एनर्जी का खर्चा करते रहना पड़ता है हमारा। तो वार्म ब्लडेड होते हैं हम लोग हमारे, तो क्या होगा, खर्चा लगातार बना रहता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कन्फर्मर्स के बारे में बात करें। अब कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, होमोस्टेसिस नहीं कर पाएंगे। सो 99% ऑफ एनिमल्स, नियरली ऑल प्लांट्स
कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं आपको। सो देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द सराउंडिंग, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद सराउंडिंग टेम्परेचर्स, नहीं हो पाएगा यहाँ पे बॉडी का, ये क्या सॉरी अपने आप को क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर क्या होते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे, आपको देखने को मिलता है। इन एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज विद डेट ऑफ द सराउंडिंग वाटर, अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को सराउंडिंग वाटर के हिसाब से क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। मींस दे चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर इमीडिएट, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से क्या करेंगे, अपने आप को खुद चेंज हो जाते हैं हमारा, पर इनका इंटरनल एनवायरनमेंट कभी भी एक कांस्टेंट बना हुआ नहीं रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिलती है हमारा। द एनिमल एंड प्लांट्स आर सिंपली क्या होते हैं हमारे कन्फॉर्मर्स के अंदर, जैसे कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इसके अंदर आपको एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारा। हीट लॉस और हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ द सरफेस एरिया के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होते हैं कन्फर्मर्स की बात करें हमारा, तो एडवांटेज क्या है, लेस मेटाबॉलिक एनर्जी का इनका खर्चा हमें देखने को मिलता है। पर डिसएडवांटेज क्या होता है हमारा, लिमिटेड इकोलॉजिकल निकेज, ये कहीं कहीं सब जगह आपको नहीं मिल सकते, कुछ स्पेशल जगह पे ही आपको देखने को मिलते हैं हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर ड्रास्टिक चेंजेस एकदम बहुत तेजी से हो जाता है तो फिर एनिमल्स या सेल्स की क्या हो जाएगी, आपकी डेथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस की बात करो रेगुलेटर्स और आपके कन्फर्मर्स क्या होते हैं, तो रेगुलेटर में होते हैं कांस्टेंट होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है हमारा, जबकि कन्फर्मर्स की बात करें लिटिल होम्योस्टेसिस हमें देखने को मिलती है हमारा। रेगुलेटर्स में होता है इंटरनल टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल टेम्परेचर कंडीशंस पर डिपेंड करता है हमारा, तो इस इंडिपेंडेंट है, उसका बाहर के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है रेगुलेटर। जबकि कन्फर्मर्स क्या होते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर या ऑस्मो रेगुलेटरी के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करते हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं उनके ऊपर। रेगुलेटर्स क्या होते हैं मोर एनर्जी का खर्चा करते हैं हमारा देखने को मिलता है, जबकि कन्फर्मर्स होते हैं लिटिल एनर्जी का खर्चा करते हैं हमारा। रेगुलेटर्स क्या होते हैं मोर एक्टिव देखने को मिलते हैं, जबकि आपके कन्फर्मर्स क्या होते हैं लेस एक्टिव। रेगुलेटर्स बहुत सारे निकों में आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको कई सारे हैबिटाट में देखने को मिल सकते हैं, जबकि कन्फर्मर्स आपके स्पेसिफिक निके में ही देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों चीजों में बेसिकली एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हीट लॉस और हीट गेन इस फंक्शन ऑफ द सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है आपको कि वो किस प्रकार से अपने आप को हीट लॉस गेन कर सकते हैं या कम कर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया हमारा, जैसे कि सिंस स्मॉल एनिमल्स की बात करें हैव ए लार्जर सरफेस एरिया हमें देखने को मिला रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जिसका जो वॉल्यूम है उसके तो तुलना में जो बॉडी वॉल्यूम से बात कर रहे हैं हमारा, उसकी तुलना में यहाँ पे क्या होगा सरफेस एरिया क्या होता है ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, वो जरूरत पड़ने अपनी हीट को क्या होता है बड़ी तेजी से रिलीज कर सकते हैं। एंड इट कोल्ड आउटसाइड होने पे हमारा then they have to expend much energy to generate body heat through the metabolism, और मेटाबॉलिज्म के द्वारा अपनी एनर्जी को क्या होता है तो बना भी सकते हैं, तैयार कर सकते हैं हमारा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। तो जनरली क्या होता है पोलर रीजन्स में आपको छोटे एनिमल्स आपको देखने को नहीं, क्योंकि वॉल्यूम और सरफेस एरिया उनको क्या होता है बढ़ जाएगा, तो हीट जल्दी से लॉस हो जाएगी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पोलर रीजन्स में आपको हमेशा लार्जर एनिमल्स ही हमें देखने को मिल सकते हैं आपको। सम स्पीसीज आर evoked the ability to regulate but only over a limited range of a environmental condition beyond which they simple conform हमें देखने को, तो कुछ में ही आपको लिटिल होम्योसिस कंडीशन देखने को मिलते हैं। इट इज ए स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज और रिमेन ओनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन पे हमें देखने को मिल सकती है हमको, है ना। तो ऐसे पे जब क्या होते हैं जब अपने आपको कंडीशंस को नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते इसके अंदर, तो वो दूसरे मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं। वो मैकेनिज्म क्या होता है या तो वो ऐसी कंडीशंस होती है उसमें माइग्रेट कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, या बॉडी एक्टिविटी क्या करेंगे सस्पेंड कर जाएंगे, हमारा एस्केप कर जाते हैं पे देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लिटिल बिट कन्फर्मर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको छोटी बहुत उसमें से एबिलिटी देखने को मिलती है, पर वो कैसे मेंटेन करें अपने आप को, या तो माइग्रेट करके या अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड करके, ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। तो दोनों को समझते हैं हमारा माइग्रेशन क्या होता है। हमारा माइग्रेशन क्या होता है आपको एक प्लेस से छोड़कर दूसरी प्लेस में चले जाना। अगर आज आपके लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो आप क्या करेंगे, आपको जिंदा रहना है तो आप क्या करेंगे कुछ फेवरेबल कंडीशंस पे चले जाएंगे, और जब वापस वो पुरानी आपका जो नेटिव है वो फेवरेबल होगा तो वापस लौट के आ जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं माइग्रेशन हमारा कहते हैं हमारा आप देखने को। तो ऐसा आपने कई जगह देखना, कई सारे बर्ड्स एनिमल्स इस तरह की माइग्रेशन करने को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहता है विंटर के बारे में, द फेमस कैलेडो नेशनल पार्क जो भरतपुर के अंदर है हमारा इन राजस्थान होस्ट
थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया और अदर जो ठंडे नॉर्दर्न रीजन से वहाँ से बर्ड्स आती हैं वहाँ पे देखने में। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको क्योंकि पोल्स में तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडे, वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते, तो अपने आप को क्या करता है, इस जो लेस ठंडा स्पेस होगा, विंटर होगा, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और एग वगैरह देते हैं आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और वापस क्या होता है, वापस अपनी जगह पे लौट जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशंस कंडीशन हमें देखने को मिलती है हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंड कंडीशंस के बारे में। सस्पेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो टेम्परेरी प्रिवेंट और स्लो डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, अपने आप को थोड़े समय के लिए, है ना, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करना, हमारा रोक देना, है ना, स्टॉप कर देना, क्या कहलाता है, सस्पेंड कंडीशन। किसके द्वारा होता है, डोरमेंसी, जैसे सी डोरमेंसी में देखने, हाइबरनेशन की बात कर सकते हैं हमारा, या एस्टिवेशन की बात है। हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप के बारे में बात करते हैं हमारा। एस्टिवेशन क्या होता है हमारा, आपके समर स्लीप के बारे में बात करने वाले हैं, आपको यहाँ पे देखने को बात कर रहे हैं। इन अब अलग अलग तरीका देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स के अंदर थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म। अपने चारों तरफ अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, आपको अपने चारों तरफ क्या होंगे, बहुत एक स्पोर्स की लाइन, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इंसेस्टेशन कर सकते हैं, या स्पोरलाइजेशन की प्रोसेस हमारी कहलाती है हमारी। इन हायर प्लांट्स की बात करें, सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं सर्व एज मीन्स टू पास द अनफेवरेबल कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं हमारा, है ना, डिस्पर्सल के बाद, है ना, दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर द फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, है ना, then they do so by the reducing the metal activity and going the state of dormancy। तो क्या होते हैं, सीड क्या होते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेगा जब अनफेवरेबल कंडीशंस वहां पे देखने को मिल सकती है आपको। और जैसे फेवरेबल कंडीशन होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो क्या होगा, अपने आप को क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाते हैं आपको देखने में। तो ये सीड डोरमेंसी एज हायर प्लांट्स के सीड्स के अंदर या अदर वेजिटेटिव पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे एग्जांपल बात करें, स्नेल्स एंड फिश गो इनटू द एस्टिवेशन, यानी समर के अंदर क्या होता है, अपने आप को जब आपको क्या होता है, वहाँ पे समर के टाइम पे जब पानी कम हो जाता है आपको, तो जब पानी की प्रॉब्लम होती है हमारा, तो अपने क्या होता है, सीड से बचने के लिए और डेसिकेशन सूखने से बचने के लिए एस्टिवेशन के रूप में चले जाती है, यानी कि आपके समर स्लिप के अंदर चली जाएगी, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टॉन्स की बात कर सकता हूँ आपको, स्पीसीज इन द लैक एंड जो पॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं आर नोन टू एंटर द डाइपोज कंडीशन में चलती है। एक्टिविटी को क्या होता है, आपको सस्पेंड कर देना, आपको विच इज स्टेज ऑफ सस्पेंड डेवलपमेंट स्टेज में कहलाती है, डाइपोज कंडीशंस के आपके अंदर चली जाती है आपको देखने। तो डाइपोज कंडीशन वहाँ पे देखने को, कहाँ पे आपको प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स के अंदर देखने को मिलती है, जो कि लैक्स ऑन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंस है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है, आपको डाइपोज कंडीशन कहलाते हैं। बियर गोइंग टू द हाइबरनेशन की बात करते हैं, ड्यूरिंग द विंटर की बात करें हमारा, तो विंटर स्लीप हमें इज एग्जांपल ऑफ एस्केप इन द टाइम के रूप में देखने को मिलता है हमारा। जैसे कि फ्रॉग वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में, रेनी सीजन में खूब खा पिएंगे, मोटा हो जाएंगे, फैट स्टोर करेंगे, और विंटर में क्या होंगे, जमीन के नीचे चले जाते हैं, विंटर स्लीप 6 महीने लंबे समय सोते रहेंगे हम अंदर। तो ये क्या कहलाती है, हाइबरनेशन कंडीशन हमारी कहलाती है हमारी। सो ऑल अबव एग्जांपल आर द एस्केप इन द टाइप, समय से बचने के लिए यानी अनफेवरेबल कंडीशन से दूर जाने का एक तरीका हमें देखने को मिलता है। माइग्रेशन की बात करें, इज ए बिहेवियर रेस्पॉन्स कहलाता है। जो माइग्रेशन है वो क्या, अपने बिहेवियर से, वो अपने आप को क्या किया, क्योंकि वो माइग्रेट कर सकता है, जा सकता है अपने बिहेवियर से, तो ये बिहेवियर रेस्पॉन्स कहलाता है। वेयर जो सस्पेंड की बात करें, रेगुलेट की बात करें, कन्फर्म, ये क्या होती है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होते हैं। वो वहाँ पे अगर नहीं जा सकते हैं उस जगह को छोड़कर, तो क्या करेंगे, अपने फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स के द्वारा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा प्रोसेस के बारे में हमने बात करी है, यहाँ पे हमने बात करी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडेप्टेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म अपने आप के सराउंडिंग्स को क्या होता है, एडेप्ट करने की कोशिश करता है हमारा। सो एडेप्टेशन इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म में देखने वाला है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है एडेप्टेशन, आपको फिजियोलॉजिकल हो सकता है, और बिहेवियर हो सकता है, आपको आप देखने को मिल सकता है, दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटाट्स में, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस अपने नए ऑर्गन बनने के लिए आपको ऐसा बिहेवियर, ऐसे डिफरेंट चेंजेस उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं आपको, जो मॉर्फोलॉजिकल होंगे, फिजियोलॉजिकल होंगे या बिहेवियर होंगे। उसके इसके एग्जांपल्स बड़े अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे।
Many adaptations has evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed। तो लंबे समय से जो इवोल्यूशनरी विकास होता जा रहा है उसमें कई तरह के एडेप्टेशन बने और ये एडेप्टेशन नई जनरेशन्स में चले गए जो कि जेनेटिकली क्या होंगे हमारे फिक्स होते चले गए। तो ज़्यादा एडेप्ट होते चले गए, वो जितना ज़्यादा एडेप्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, ग्रो करेगा, हमारा देखने को मिलता है। इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल वाटर की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें जैसे कंगारू रेट की बात करते हैं, आपको बात करते हैं, इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है हमारा। ऐसा कहते हैं कि जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता है। आपको कैसे क्या करते हैं, जो अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करते हैं, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से प्राप्त करता है हमारा। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होगा तो मेटाबॉलिक वाटर वहां पे बनता है। इसी मेटाबॉलिक वाटर को अपने 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 जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको ऑपरेट करने के लिए वो काम कर लेता है आपको। या फिर ये क्या होता है, बहुत हाईली कंसंट्रेट यूरिन को क्या होता है एक्सक्रीट करने का काम कर सकता है यहाँ पे। तो अपने आप को क्या होता है, ये वाटर लेस स्कार्सिटी कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रख सकता है, आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही आपको बात करते हैं आपका थिक जो जीरोफाइट्स प्लांट्स की बात करें वहाँ पे थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट्स होगी, संकन स्टोमेटा होंगे और केम पाथवे पाया जाता है, कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे पाया जाता है। और द एडेप्टेशन होता है किसमें, डेजर्ट प्लांट टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द वाटर थ्रू ट्रांसमिशन यहाँ पे कम से कम हो सके, इसके लिए वहाँ पे थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा और केम प्लांट्स आपको केम पाथवे पाया जाता है। आपको प्लांट्स होविंग केम साइकिल्स क्लोज टू देयर स्टोमेटा डूइंग द, तो जो केम प्लांट्स होते हैं आपके जो डेजर्ट प्लांट्स उनमें क्या होता है, स्टोमेटा डे टाइम्स में क्या होता है आपके क्लोज आपको देखने को मिलते हैं। आपको सम प्लांट जैसे कि ओपुंशा की बात कर सकते हैं आपको यहाँ पे, है ना। स्टेम इज चेंज इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है जिसको फाइलोक्लेट्स कहते हैं, फाइलो यानी लीफ, क्लेड यानी स्टेम। तो जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन हो जाता है पूरा का पूरा, विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस करने का काम कर सकता है। और लीफ जो होती है हमारी वो स्पाइस में चेंज होती है, सो प्रिवेंट वाटर लॉस बाय द ट्रांसमिशन को कम करने का एडेप्टेशन उनके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे देखना ऐसे यहाँ पे दो तरीके के रूल्स आपको देखने को मिलते हैं आपको एडेप्टेशन के। एक आपको क्या लगता है एलन रूल की बात कर रहे हैं आपको, दूसरा बात को बढ़ते हैं बर्गमैन रूल के बारे में बात करते हैं। हमारा एलन रूल क्या करते हैं, मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट, जो ठंडे वातावरण में रहने वाले होते हैं, जनरली है शॉर्टर ईयर्स, कान उनके क्या होंगे, छोटे होंगे, लिम्स हमारे क्या होंगे, छोटे होंगे, देखने होते हैं, मिनिमाइज टू द हीट, अपनी हीट लॉस को कम से कम कर सके आपको। तो ये कहला एलन्स का रूल हमारा कहलाता है हमारा। ऐसे दूसरा जो होता है बर्गमैन्स रूल्स हमारे कहलाता है। बर्गमैन्स रूल्स क्या कहलाते हैं हमारे, बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं लिविंग इन द कोल्ड एरिया के अंदर जो बात करते हैं, बर्गमैन क्या कहता है हमारा, देयर बॉडी साइज इज लार्जर, उनकी बॉडी साइज क्या होती है, लार्जर हमें देखने को मिलती है। एनिमल लिविंग इन द वार्मर एरिया, जो वार्मर एरिया में रहेंगे बॉडी साइज क्या होती है वहाँ पे स्मॉलर हमें देखने को मिलती है। तो बर्गमैन में क्या होगा, जो कोल्डर एरिया उनकी साइज बड़ी और जो हॉट एरिया में रहते हैं उनकी साइज छोटी होती है। पर यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात आती है तो आपको कैमल्स का आपको एग्जाम्पल आएगा। कैमल तो जहाज है, रेगिस्तान का जहाज इसको बोलते हैं आपको कहते हैं, और ये तो साइज में बड़ा भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है यहाँ पे जो हमारा रेगुलेशंस पाया जाता है, एनिमल मैमल्स है ना कैमल से, तो वहाँ पे रेगुलेशंस पाया जाता है, वहाँ पे होम्योस्टेसिस की प्रोसेस पाई जाती है, इसलिए वो अपने आप को ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होता है ढाल लेता है, आपको देखने को मिलता है आपको देखने। ऐसे ही पोलर सीज एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें जैसे कि सील के बारे में बात करता हूँ, ऐसे ही आपको डीप इन द वाटर के अंदर आपको जो आपको ब्लू वेल्स वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स प्रेजेंट्स हैं, उनके ऊपर ना लेयर थिक की क्या होती है, एक फैट की थिक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लूबर्स कहते हैं आपको, है ना, बिलो देयर स्किन के अंदर, जो कि क्या होता है इंसुलेटर के रूप में काम करता है और हीट लॉस को रोकने का काम करता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह के एडेप्टेशंस अलग अलग एनिमल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के उन्होंने मॉर्फोलॉजी चेंज कर लिया, फिजियोलॉजी को चेंज करके अपने आप को क्या किया, अपने आप को चेंज किया और एडेप्टेशन के लायक बनाया। अगली बात करते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में बात कर सकते हैं। आपको ये बिहेवियर चेंजेस के रूप में आपको देख सकते हैं। आपको इट अकर्स इन हाई एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलता है, जब आप 3500 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं जहाँ पे लो ऑक्सीजन एवेलेबिलिटी होती है, यानी हाइपोक्सिया की कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या इट सिम्टम्स एज ए सिम्टम्स के रूप में बात करें तो आपको क्या होगा, ऐसी ऊंचाई पर जहाँ ऑक्सीजन कम है नोसिया आएगा, आपको जी घबराएगा, फटीग थकान हो जाएगी और हार्ट के पल्पिटेशन, हार्ट बड़ी तेजी से आपके धड़कता हुआ दिखाई देगा आपको। दिस इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट हाई एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलता है हमारा।
एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो गया, सो बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती यहाँ पे। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आप जैसे वहाँ पे रहोगे तो बॉडी अपने आप को क्या होगा, एक्लेमेटाइज कर देती है, उसके अनुसार अपने आप को क्या होती है, ढाल लेती है टू स्टॉप, है ना, एक्सपीरियंसिंग, है ना, एल्टीट्यूड सिकनेस। और इस तरह का जो एक्सपीरियंस दिखाना ये हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाता है। और उसके हिसाब से अपने आप को क्या करती है, ढाल, एक्लेमेटाइज करती है आपको। इन एल्टीट्यूड की बात करें, सिकनेस बॉडी, है ना, बॉडी शो क्विक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा अगेंस्ट द स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सो बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, लो ऑक्सीजन एबिलिटी को कंपनसेट करने करते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बॉडी में रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बन जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोक्सिक कंडीशन जो होती है ना, तो वहाँ पे किडनी से क्या होता है, आपके इरिथ्रोपोइटिन जैसा एक हार्मोन आपको निकलता है जो क्या होता है, रेड बॉर्न सेल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है आपको, है ना। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देगी ताकि ऑक्सीजन जल्दी रिलीज हो हमारा। एंड इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट, आपकी हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट जो होती है ना, वो आपकी बढ़ जाएगी आपको देखना, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आपके टिश्यूज तक पहुंच सके आपको। दैट्स वाई पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड हैव हाई आरबीसी काउंट। इसीलिए क्या होता है, जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं पर्सन, वो जनरली क्या होते हैं, उनके अंदर हाई आरबीसी काउंट पाया जाता है। आपने दूसरी एक और चीज़ देखा होगा, जो एनीमिक पर्सन्स होते हैं, आपको एनीमिया होता है, तो डॉक्टर्स उनको क्या कहते हैं, आपको इस कंडीशन बचने के लिए कि जाइए कुछ दिन पहाड़ पर बिता के आइए। तो बिताने से क्या होगा, आपको ऐसी कंडीशन में जाएंगे, एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस करेंगे, तो आरबीसी का काउंट आपको, एनीमिक कंडीशन आपकी दूर हो जाती है यहाँ पे। ऐसे बात करते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं आपके फ्लूइश इन हॉट स्प्रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, डीप सी हाइपोथर्मल वेंट में जहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये सब सर्वाइव कैसे करते हैं, सेल वॉल कंपोजिशन के कारण देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल में क्या होती है, पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंस होते हैं आपको देखने को मिलते हैं आपको, और प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या होता है, ऐसी कंडीशन से आपको बचा पाते हैं आपको। ऐसे ही बात करते हैं हमारा डेजर्ट लिजार्ड के बारे में बात करते हैं हमारा, मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियर मींस में। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मीन से अपने आप को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे दे लाई एक्सपोज इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन। जो उसका बॉडी टेम्परेचर, उसका जो कंफर्ट जोन से अगर कम चला गया हमारा, तो वो क्या होती है, ऊपर रेगिस्तान, मतलब ऊपर आ जाएगी, रेत पे आ जाएगी, और सन बास्क लेगी, सन बास्क लेके क्या करेगी, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगी, मेंटेन कर लेगी, है ना, सूरज की गर्मी से बात कर लेंगे। एंड मूव इनटू द शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग आपको, और जब को एम्बिएंट टेम्परेचर होगा स्टार्ट इंक्रीजिंग, उससे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वापस क्या हो जाएगी, छायादार एरिया में पहुंच जाएगी, आपको देखने को मिल सकती है आपको। तो अपने आपको बॉडी को क्या होता है, मेंटेन कर सकती है। ऐसे सम स्पीसीज की बात करते हैं हमारा, कैपेबल ऑफ बोरोविंग इनटू द सोइल टू हाइड द एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। अगर बॉडी जो ग्राउंड की हीट है अगर वो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा गर्म हो गया, तो वो क्या होगा, बिल बना के अंदर गहराई में चले जाते हैं, ठंडा में चले जाते हैं, तो अपने आप को बॉडी को क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मीन से क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के एडेप्टेशंस आपको, यहाँ पे बिहेवियर एडेप्टेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे हमें। तो ये था हमारा एक प्रकार से इकोलॉजी का आपको जो एबायोटिक के बारे में आपके अपने बारे में पढ़ा, है ना, एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा आपको, किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म अपने आप को यहाँ पे इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हम बात करते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन क्या चीज है, हमारे पॉपुलेशन की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं ऑफ ए स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने स्पीसीज उस जगह पे रह रहे हैं, वो क्या कहेगी, उसकी क्या स्पीसीज की क्या पॉपुलेशन कहलाएगी। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट करती है, क्या करती है, इन नेचर के अंदर, है ना, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ इन द ग्रुप के अंदर रहते हैं, इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर रहते हैं, शेयर करते हैं और कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर सिमिलर रिसोर्सेज के लिए हमें करते हैं हमारा, और पोटेंशियली इंटरब्रीड, आपस में जो क्या होता है इंटरब्रीड करते हैं आपको, एंड आल्सो इंक्लूड आपकी बात करें यहाँ पे आपका प्रोजेनीज एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थस कॉन्स्टिट्यूट है पॉपुलेशंस को फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो जो इंडिविजुअल होता है यानी सिंगल पर्सन होता है, उनका जो ग्रुप बना होता है वो ग्रुप बन के क्या बनाता है, एक पॉपुलेशन को बनाएगा, और पॉपुलेशन में क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन बनी उनकी कम्युनिटी हमें देखने को मिल सकती है आपको। तो पॉपुलेशन क्या है, किसी भी स्पीसीज का इन ए टाइम के अंदर और इन स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो उनका नंबर्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है, उनकी पॉपुलेशंस कहलाती है हमारा। सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म cope with the change
चेंज के साथ करता है हमारा। अगर इंडिविजुअल होगा तो वो इन्वायरमेंटल चेंज के साथ क्या होगा, कॉप अप करेगा, उसको क्या करेगा, परेशान हो गया। बट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट द पॉपुलेशन लेवल। जो नेचुरल सिलेक्शंस की बात करते हैं आपको, वो किस पर काम करते हैं, पॉपुलेशन लेवल पे काम करते हैं। जो डार्विन का सिद्धांत की बात करें, टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट, किसी भी डिजायर्ड ट्रेट को बात करने की एडेप्टेशंस के लिए क्या होता है, पॉपुलेशन पे काम करता है, आपको देखने को मिलता है। इन्हें पॉपुलेशन एज ए बर्थ रेट और डेथ रेट हमें देखने को मिलता है। हमारा कोई पॉपुलेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, उसकी डेथ रेट होगी या बर्थ रेट हमें देगा। बट इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल में क्या होगा, इंडिविजुअल की डेथ होगी या बर्थ होगा। पर एक पॉपुलेशन को जो मेजरमेंट करने की बात करें तो वहां पे हम क्या करते हैं, बर्थ रेट या डेथ रेट से क्या करते हैं, मेजरमेंट करने का काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्हें पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर पर कैपिटा बर्थ और डेथ, यानी कि पर कैपिटा के अंदर या 100 के अंदर, 1000 के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने जन्म लिए और कितने मरे, ये क्या कहलाती है, हमारी पॉपुलेशन। डेथ कहलाती है आपकी, या बर्थ रेट कहलाती है हमारी एक्सपेक्टेड। सो बर्थ रेट डिटरमाइन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्हें पॉपुलेशन दिखाएगी, आपको देखने मिलते हैं। द रेट आर एक्सप्रेस इन चेंज इन नंबर, यानी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है विथ रेस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से, वहां पे कितने बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो ये बर्थ रेट से या डेथ रेट से हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या नंबर्स ऑफ द बर्थ या डेथ हम जो बात कर सकते हैं हमारा एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस के अंदर, इन्हें पर ईयर के अंदर उसकी क्या करते हैं, उसकी बर्थ रेट या डेथ रेट हम उसको कह देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स रेशियो की बात करते हैं आपको। तो अगर किसी पॉपुलेशन में मेल या फीमेल की बात करते हैं तो उसको रेट से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करेंगे हमारा। सो इट इज अ परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, कि किसी पॉपुलेशन में कितने परसेंट मेल है और कितने परसेंट फीमेल है, इसको हम परसेंटेज में ही आपको मेजरमेंट्स करते देखने को मिलते हैं हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले एज पिरामिड्स के बारे में बात करना है कि हमें एज के अकॉर्डिंग किस तरह से पिरामिड का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी पॉपुलेशन में बात कर रहे हैं, परसेंटेज इंडिविजुअल गिवन इन एज और एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप के हमें देखना उनको हमने परसेंटेज बाय अरेंजमेंट कर देना है ना, तो पिरामिड्स कहलाता है। पिरामिड्स कैसे होते हैं, हमारे कॉनिकल शेप देखने को मिलते हैं। इट इज ए पोर्ट्रेट फॉर द पॉपुलेशन के लिए फॉर्मेशन करना, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा आपको पिरामिड के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं एज पिरामिड, हम उसको कह देते हैं हमारा। द शेप ऑफ द पिरामिड्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, उस ग्रोथ की स्टेटस को बताता है कि वो ग्रोथ है हमारी बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबल है, ये हमें उस चीज के बारे में बताएगी। वेदर ये ग्रोविंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है, ये सारी बातें हमारी एज पिरामिड से हमें पता लग जाता है हमारा। इफ द प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो यहाँ पे एज पिरामिड के अंदर आपको जो बात रखना है, आपको जो ध्यान देने वाली बात, तो आपको प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज को ही देखना है। आपके प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर कितने बंदे हैं आपको देखने को मिले, कितने पर्सन है, उसी से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो आपकी ग्रोविंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। If the pre-reproductive stage is greater than the reproductive and post-reproductive age group, तो pre-reproductive age group क्या होंगे, आपके 18 साल से कम वाले आपको जो बंदे रहेंगे, reproductive age वाले क्या होंगे, 18 से 35-40 साल की उम्र वाले आपको कहलाएंगे। और पोस्ट होंगे 40 से 50-60 की उम्र वाले जो होते हैं ना हमारे, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले देने कहलाएंगे हमारा, आपको है ना। यहाँ पे देखने को मिलते हैं द एज पिरामिड्स इन ए पिरामिडल शेप एंड द पॉपुलेशन वुड इंक्रीज रैपिडली, डेट इज एक्सपेंडिंग ग्रोथ। अगर यहाँ पे क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज पर्सन ज्यादा है, किससे, रिप्रोडक्टिव से, तो प्री रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे तो वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे, तो नंबर्स क्या होंगे आपके, बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा पिरामिड जब आप देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, आपको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन वाला दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के रूप में हमारा इंडिया में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे इंडिया में क्या होगा, यंग पर्सन ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है हमारा। दूसरा करते हैं इन्वर्टेड बेल शेप पिरामिड्स के बारे में बात कर सकते हैं हमारा। इफ द एज पिरामिड इज इन्वर्टेड, हमें देखने को मिलता है हमारा बेल शेप में देखने को मिल सकता है, मींस प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है आपका और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों के नंबर्स आपको सेम देखने को मिलते हैं, तो पॉपुलेशन आपकी कैसी होगी, स्टेबल होगी हमारी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कहां देखने को, आप अमेरिका के आप देख सकते हैं, आपको वहां पे देखने को मिल सकता है आपको, है ना। और यू शेप आपकी बात करते हैं आपको, है ना। इफ द reproductive if pre-reproductive age are less than post-reproductive ज़्यादा है और pre-reproductive ग्रुप आपके कम पर्सन है, तो वो पर्सन क्या होगा, ऐसी पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहलाएगी हमारा। तो वो क्या होगा, यू शेप एज पिरामिड हमें देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ देख सकते हैं आपको, ये एक्सटेंडिंग है, देखिए आपके प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है ना आपके, तो ये एक्सटेंडिंग कर रहे हैं। इंडिया के अंदर स्टेबल आपको देखने को मिलते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर है, तो स्टेबल है आपको। यहाँ पे क्या प्री रिप्रोडक्टिव कम है
और पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव आपके कम है, तो ये क्या होता है, डिक्लाइनिंग आपके कहना है। जैसे कि चाइना के रूप में देते हैं, वहाँ पे अपने बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम उन्होंने वहाँ पे लगा, जनसंख्या कानून लगा रखा पे, तो वहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम के अंदर हमें कितना देखने को मिल सकते हैं आपको, उन्हें क्या कहेंगे, आपको उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाते हैं। किसी एरिया में उनकी कितनी परसेंट है, कितनी डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, है ना, फ्लक्चुएट ड्यू टू द चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेस। तो किसी भी एरिया में होता है वहाँ पे वो चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि नेटिलिटी और इमिग्रेशन की वजह से आपको नेटिलिटी कितने पैदा होने वाले हैं और इमिग्रेट यानी कितने आने वाले हैं, उस पर डिपेंड करेगी हमारा कंट्रीब्यूट तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगी। एंड 2 अदर फैक्टर है, जैसे मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर कितनी है, और इमिग्रेशन यानी बाहर जाने वाले कितने, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगी, गिराने का काम करेगी, हमारी बात कर सकते हैं हमारा। तो कई चीज़ें होती हैं जिनको, ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, आपके कई चीज़ों को आपको दें, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में बात करिए हमारे, तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशंस को आप क्या कहते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते। आपको कोई गिनने का बोले कि पॉपुलेशन बताइए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन क्या, तो मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बैक्टीरिया की पॉपुलेशंस को आप गिन नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या करते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में कर सकते हैं, हमारा देखने में, है ना, इन्हें मल्टीप्लाई कितने फास्ट आपको कैलकुलेट, तो बैक्टीरिया और स्मॉल एरिया के अंदर कितना आपको कर रहा है, यानी बैक्टीरिया पर यूनिट एरिया आपकी बात करूं तो कितने वहां पे आपको तो हम कह सकते हैं। अगर 1/1 सेंटीमीटर का स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट होंगे, तो ये इसकी क्या होगी, डेंसिटी कहलाएगी। आप मेजरमेंट, आप पॉपुलेशन मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करूं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होते हैं आपकी, उसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया के अंदर मेजरमेंट करते हैं आपको। अगर ट्रीज के बारे में बात करूं आपको, तो हेक्टर पर स्क्वायर मीटर के अंदर हम इसको, हेक्टेयर पर स्क्वायर के अंदर हमको करते हैं आपको ट्रीज का। कोई एरिया के बारे में बात करें तो मीटर पर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं आपको। बैक्टीरिया की बात करें तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर के अंदर मेजरमेंट करने का काम कर सकते हैं आपको। अगर कोई सरफेस की बात करते हैं, आपको एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर एरिया, इन्हें पर टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर बांट सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोई पानी के अंदर बात करें तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, क्या एरिया, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, इन्हें वॉल्यूम के अंदर, तो वो वाटर के अंदर हम इस तरह से मेजरमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड की, अगर बात करें आपको पॉपुलेशन के अंदर बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर लगभग 33% हमें देखने को मिल सकते हैं। यही इसकी तुलना के अंदर बात करें इंडिया के अंदर, तो 1 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया के अंदर आपको 382% आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे आप पॉपुलेशन डेंसिटीज के बारे में आप मालूम कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, आपको देखना डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी वहाँ पे कितनी है, प्रेडेशन प्रेशर कितना है, शिकार का प्रेशर कितना है, और एडवर्स वेदर कितना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। तो ये कि 4 फैक्टर्स इसके अंदर मेजर करने वाले हैं, जैसे कि नेटिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट कहने वाले हैं, रेफर टू द नंबर्स ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन दैट आर एडेड इन ए इनिशियल डेंसिटी में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नेटिलिटी कहलाती है। ऐसे मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट की बात कर रहे हैं, इसे नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड कितना हो रहा है, तो उसे मोर्टेलिटी कहलाएगी। इमिग्रेशन की बात करते हैं, हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, बाहर कितनी आई हैं, बाहर से अंदर आई हैं, एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन पीरियड के अंदर कितने अंदर आए हैं, वो कहलाएंगे एमिग्रेशन कहलाएगा हमारा। इमिग्रेशन की बात करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, उस हैबिटेट को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चले गए हमारा, है ना, अंडर कंसिडरेशन पीरियड के अंदर, वो इमिग्रेशन पीरियड हमारा कहलाता है, आपको देखने मिलता है। सो तो यहाँ पे एन यदि नंबर की बात करें, द पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम टी की बात करें किसी टाइम पे, देन द डेंसिटी टाइम t+1 के अंदर, तो कोई नंबर्स कितने थे, एक पर्टिकुलर टाइम जो मैं t0 टाइम लिया इनिशियल कितने थे, और एक टाइम होने के बाद यानी 1 साल 6 महीने वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो वो सारी चीज़ों को हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारा, कैसे, एक फॉर्मूले के द्वारा, यानी कि t+1 यानी कि टाइम था, टाइम को +1 1 साल 2 साल जो भी मान सकते हैं वो अपने मेजरमेंट किया, इक्वल टू nt यानी टाइम 0 पे जो इनिशियल थी वहाँ पे टाइम 0 पे कितनी पॉपुलेशन थी, प्लस बर्थ वहाँ पे कितने हुए, प्लस आपको इमिग्रेशन यानी बाहर से आने वाले कितने, उन दोनों को जोड़ दोगे, आपको माइनस कर दोगे, आपको डेथ कितना हुआ, और छोड़ के जाने वाले कितने, एमिग्रेट कितने, उनको जोड़,
जो बाकी का बचा आपको, वो आपको क्या होगी, उस जगह की आपको क्या होगी, पॉपुलेशन आपको दिखाई देगी। तो इस पर आप मालूम कर सकते हैं जो इनिशियल लेवल पे वो पॉपुलेशन कम हुई है या बढ़ी है, तो आप घटा बढ़ा के आप दे सकते हैं आपको पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज। देखिए यहाँ पे बताया कि आपको इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट यानी बी प्लस आई की बात करूँ, इसकी बात करूँ, आपको सिंपल सा आपको मैथमेटिक्स से कुछ नहीं, इज मोर, अगर ये ज़्यादा होगा, दोनों डेथ और इमिग्रेशन ज़्यादा होगा तो आपकी क्या होगी, डेथ क्या आपकी क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, डेंसिटी बढ़ रही होगी। और आपका डी और ई आपका ज़्यादा होगा और बी प्लस आई कम होगा तो क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन गिर रही होगी। सिंपल से आप अदरवाइज इसको कह सकते हैं। So under normal condition, birth and death are most important factor influencing the population density को प्रभावित करते हैं। And the other two factor assuming importance only under the special conditions के अंदर आप देखने मिलते हैं। तो जो आपको इमिग्रेशन है और एमिग्रेशन है वो आपको स्पेशल कंडीशन में होती हैं और नॉर्मल कंडीशन में आपको डेथ और बर्थ ही आपको इसको पॉपुलेशन को आपको कंट्रोल, डेंसिटी को कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है आपको। तो यहाँ पे बड़ा सा फॉर्मूला दिया होगा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इमिग्रेशन और नेटिलिटी क्या कर रही है, इसको प्लस कर रही है आपको, और मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन क्या कर रहा है, आपको माइनस कर रही है इसको यहाँ पे। तो बड़ा सिंपल है, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन विद सम टाइम शो स्पेसिफिक प्रिडिक्शन पैटर्न को मैं बता सकता हूँ हमारे ग्रोथ में। जैसे कि एक्सपेंशनल ग्रोथ की बात करें कि ग्रोथ बढ़ रही है क्या नहीं है। इफ रिसोर्सेज फूड या स्पेस की बात करूँ, इन द हैबिटेट अनलिमिटेड आपको फूड आपको देखने को मिल रहा है आपको, है ना। सच स्पीसीज हैज एबिलिटी टू रिलाई फुल इट्स इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। तो अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने नंबर्स में क्या होते हैं वो ग्रो करेंगे। अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड वहाँ पे फूड है तो वो क्या होगा, बड़ी तेजी से ग्रो करेगी हमारा। देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिकल फैशन में यहाँ पे क्या होती है, बड़ी तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, दिन दुगनी रात चौगनी हम उससे कह सकते हैं हमारा। इफ द पॉपुलेशन द साइज ऑफ एन है हमारा, द बर्थ रेट पर कैपिटा बर्थ आपको देंगे आर रिप्रेजेंट एज बी एंड द डेथ रेट एंड पर कैपिटा डेथ रिप्रेजेंट द डी से हम इसको एक फॉर्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देन द इंक्रीज और डिक्रीज द एन, पॉपुलेशन की बात करें पर यूनिट टाइम की बात करें टी के रेशियो में हमें देखते हैं डी एन बाई डी थी हम कह सकते हैं यहाँ पे इसे टाइम के साथ हमें देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूलेशन में बताया कि डी एन अपॉन डी टी की बात करें इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ इंटू एन, यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ को बताना। सो लेट बी और डी को हम क्या होता है आर मान लेते हैं यहाँ पे। सो देन बी डी एन अपॉन डी टी हमारा क्या होगा आर एन हमें देखने को मिलता है। तो आर यहाँ पे क्या हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, जो नेचुरल इंक्रीज होती है उस पर डिपेंड करता है हमारा आर यहाँ पर। सो आर इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज की बात कर रहे हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं चूजन फॉर द असेमिंग एस्पेक्ट ऑफ द एनीबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो आर पे डिपेंड करेगा यहाँ पे सब कुछ है। सो अबाउट इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ ए पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन क्या होगा, एक जे शेप हमें ग्राफ प्राप्त होगा। कैसा होगा, व्हेन वी प्लॉट एन इन रिलेशन टू टाइम के साथ पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, एक जे शेप आपको ग्राफ देखने को मिलता है। कैसा, आगे समझने की देखते हैं यहाँ पे इस तरह से हमें देखने को मिलता है आपको। देखिए आपको तो यहाँ पे ग्राफ है, अब ये कि आपको जे शेप आपको दिखाई दे रहा है आपको। तो डी एन अपॉन डी टी आर एन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये के क्या पे कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी जो स्पेस है वहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी पालने पहुँचने की क्षमता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तो क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड फूड है ना। तो क्या होगा, रोकने टोकने वाला उनको खूब मिलेगा तो खूब दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करेंगे। तो डी एन अपॉन डी टी हमें देखने को मिलता है हमारा, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जियोमेट्रिकल हमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है आपको। बट इंपॉर्टेंट बात क्या हमारा कि इस तरीके की जो बात करते हैं ये कभी भी पॉसिबल नहीं होते, नॉट रियलिस्टिक है हमारा, कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, और ऐसा जिंदगी भर या जीवन भर कभी भी नहीं होगा हमारा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है हमारी, कांस्टेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ये कांस्टेंट तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती है यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको। जबकि आप देखते हो बेटा आपको दूसरा जो आपका ग्राफ देख रहा है आपको देखने वाले की बात करने को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है। लॉजिस्टिक यानी कि जो लॉजिकल है वास्तव में, है ना। यहाँ पे क्या होगा, आपको ग्राफ देखिए, आपको शुरू में आपको बढ़ रहा है, आपको देखने को ये आपको क्या होता है लैग, आपको क्या होती है आपकी एक फेज आपको दिखाई दे रही है आपको,
है ना, ये लैग फेज आपको दिखाई दे, फिर आपको एक लॉग फेज आपको दिखाई दे, फिर आपको क्या स्टेशनरी फेज, फिर एक सिम्प्टोट आपको पेज है जो कि स्टेबल कंडीशन हो गया। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड, कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी प्लेस के अंदर या हैबिटेट के अंदर बात करूं तो अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है, कभी ना कभी आगे ना आगे चलकर जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है या फूड है वो क्या होगा, खत्म होगा। यानी कि वहाँ पे उसकी कोई लिमिट्स आएंगी और देन उसके बाद वो क्या होगा, लॉजिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ में आएगा, वहाँ पे उसकी ग्रोथ क्या होगी, स्टेबल हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह के तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जो आता है dN/dt=RN हमें देखने को मिलता है, और RN क्या होता है आपको, K कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, माइनस नंबर अपॉन के, इस फॉर्मूले पे हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यह क्या होता है, सिग्मोइड आपको कर्व आपको दिखाई देता है लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। बात करते हैं क्या कहता है हमारा एनसीईआरटी इस मामले में। तो दूसरा जो बात करते हैं लॉजिस्टिक कर्व की बात करते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करें। इन नेचर देयर इज नो अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज कभी भी नहीं होगा, कभी भी। इट शो दैट शो एक्सपेंशनल ग्रोथ को शो कर रहा है हमारा। दिस लीड टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा ऑर्गेनिज्म के बीच में। इवेंचुअली यहाँ पे जो डार्विन की सिद्धांत किया था, जो फिटेस्ट होगा, इंडिविजुअल्स होगा, वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा आपको। इन नेचर इन ए गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। तो कोई भी अगर हैबिटेट है उसके अंदर किन्हीं कुछ ही पर्सन्स को, यानी कुछ ही उसको सहन करने की क्षमता होती है, मैक्सिमम नंबर पॉसिबल को करते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। द लिमिटेड नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी के फॉर द स्पीसीज इन दैट हैबिटेट क्या कहलाती है, के कहलाती है। इन ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विथ ए लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इनिशियल क्या होता है, एक लैग फेज है मेरा, धीरे 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 बढ़ेगा हमारा। इट फॉलोड बाय द फेज ऑफ एसिलेशन, बड़ी तेजी से बढ़ेगा, इसे हम क्या कहते हैं, लॉग फेज कहते हैं। एंड फाइनली क्या होता है, स्टेबल होता है, जिसे होता है एसिम्प्टोट फेज कहते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज, जो अपनी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाएगी, हमें देखना है। ए प्लॉट ऑफ ए रिलेशन ऑफ टाइम टी के साथ अगर देखते हैं तो ये क्या देता है, सिग्मोइड कर्व शेप हमें देखा है, एस शेप हमें दिखाई देता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्ल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहलाती है हमारी। इन्होंने इसको पॉटेड किया था, बनाया था हमारा। एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन से पूरा करते हैं, dN/dt=RN, है ना, इंटू ब्रैकेट में K - N/K, कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है हमारा। सो यहाँ पे N क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम पे डिपेंड कर रहा है हमारा। R क्या है, इंट्रिंसिक रेशियो ऑफ नेचुरल इंक्रीज हमारी कहलाती है। K हमारी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। इन नेचर रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमेशा लिमिटेड होते हैं। सो लॉजिस्टिक कर्व मॉडल इज कंसीडर इज अ मोर रियलिस्टिक ही हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये थी हमारे पॉपुलेशन के बारे में हमने बात करी यहाँ पे। नेक्स्ट होता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के बारे में बात करें। सो पॉपुलेशन इवोक टू मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, है ना, आल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस हम करते हैं, वेयर हाई आर वैल्यू यहाँ पे देखने मिलता है इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। तो पॉपुलेशन इवोक क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, जो जितना ज़्यादा फिट होगा वो उतना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिट, उतना उसके नंबर्स डेवलप होते हैं आपको। तो ये क्या होते हैं, इसमें आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, कुछ जीवन में क्या होते हैं एक बार ही ब्रीड करते हैं आपको, जैसे कि पैसिफिक सॉल्मन फिश की बात करते हैं या बॉम्बो की बात करते हैं, बॉम्बे में 100 साल में एक बार फूल आते हैं आपको देखने को मिलते हैं। पर अदर ब्रीड मैनी टाइम, एक साथ क्या होते हैं बहुत सारे टाइम ब्रीड करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स कंटिन्यूस ब्रीडर्स के रूप में देखने को मिलते हैं। सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर और पैलेजिक फिशेस, नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वाइल सम प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग करते हैं, कम, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स की बात करें बड़े होंगे पर नंबर्स इनके कम होंगे हमारे। ऐसे लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द रेस्ट्रिक्शन इम्प्रेस्ड बाय द एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन विच लिव। तो ये सब जो रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने मिलते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड होता है। सो विच इज डिस्क्राइब फॉर द मैक्सिमम फिटनेस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछा है कि यहाँ पे जो डिजायर आपके जो रिप्रोडक्शन के जो मैक्सिमम जो तरीके आपको दिखाए हैं, मैक्सिमम फिटनेस आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो सारे तरीके से ही, सारे तरीके से वो मैक्सिमम फिटनेस अपने आप को मेंटेन करने का काम करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस किस प्रकार से पॉपुलेशंस होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करने का काम करती है हमारा और इकोसिस्टम्स में रहती है हमारी। इन
नेचर की बात करते हैं, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब इंटरेक्ट इन वेरियस वे टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो होता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहलाता है हमारा। दे कुड बी बेनिफिशियल, उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डेट्रीमेंटल नेगेटिव से करते हैं, या न्यूट्रल होगा तो यानी किसी को फायदा नुकसान कुछ नहीं तो जीरो से हम इसको करते हैं। नाइदर हार्म नॉट द बेनिफिट कंडीशन इसको बोलते हैं। टू वन ऑफ द स्पीशीज और बहुत दोनों के लिए ऐसा देखने को मिल सकता है। द पॉसिबल आउटकम ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी टेबल यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी ने बना के दी है। ये स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, और नेम ऑफ द इंटरेक्शन। अगर दोनों स्पीसीज, दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म्स कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर दोनों को ही नुकसान हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंपटीशंस कहते हैं हमारा। यहाँ पे एक को फायदा और एक को नुकसान हो रहा है तो उसमें बोलते हैं प्रेडेशंस कहते हैं यहाँ पे। ऐसे ही आपको एक को फायदा एक को नुकसान तो पैरासिटिज्म कहते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए दोनों में दोनों सिंपल इंटरेक्शन है, पर देखो अंतर है यहाँ पे। प्रेडेशंस के अंदर देखिए जो स्पीसीज ए है ना, जो आपका शिकार कर रही है वो साइज में क्या होगी, बड़ी होगी, आपको उनकी साइज बड़ी होगी, नंबर्स में कम होगा। और जिनका प्रेडेशंस होता है वो साइज में छोटे होते हैं और नंबर्स में ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो ये प्रेडेशंस कहलाता है। तो एक में शिकार, एक में शिकारी वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जबकि पैरासिटिज्म्स के केस में हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपका शिकार कर रहे हैं यानी कि पैरासाइट से आपकी बात कर रहे हैं आपको, वो साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, संख्या में भी नंबर्स में भी ज़्यादा होते हैं। और दूसरे को जिसपे जो पैरासाइट्स हैं वो जो होस्ट है, होस्ट क्या होगा, आकार में क्या होगा, साइज में बड़ा होगा और नंबर्स में भी कम हमें हुआ देखने को मिलता है। तो पैरासिट दोनों में डिफरेंस तरह का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं कि एक को फायदा है पर दूसरे को कोई नुकसान नहीं है किसी तरीके का, तो उसे बोलते हैं कमेंसलिज्म उसको कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक को नुकसान पर दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं है तो वो क्या होता है, एमेंसलिज्म हमारा कहलाता है यहाँ पे। तो एक एक करके इन चीज़ों के बारे में, इंटरेक्शंस के बारे में समझते हैं कि एनसीईआरटी क्या चीज़ कहती है। सबसे बात करते हैं प्रेडेशंस के बारे में बात करते हैं। नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू हाई ट्रॉफिक लेवल डेट फिक्स बाय द प्लांट। तो प्रेडेशंस क्या होता है, एक बेनिफिट होता है कि ये एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर का एक तरीका होता है हमारा, देखने को मिल सकता है हमारा, है ना। बिसाइड अमंग ए कंडक्ट फॉर द एनर्जी, एक सोर्स के रूप में काम करता है। ट्रांसफर्स अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, प्रेडेटर प्ले अनदर इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर के रूप में काम करता है। प्रेडेशन क्या होता है, एक स्रोत के रूप में काम करता है एनर्जी ट्रांसफर लेवल, यानी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में हमारा एनर्जी ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। प्रेडेटर प्ले, है ना, प्रे पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल। प्रेडेटर क्या करता है, दूसरा जो प्रे है उनकी पॉपुलेशन को क्या करता है, अंडर कंट्रोल करने का भी काम करता है। अगर संख्या में ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर प्रेडेटर करके उनकी संख्या को क्या करते हैं, कम, उनको लेस करने का काम करता है, उनको मेंटेन करने का काम करता है किसी भी इकोसिस्टम्स के अंदर। क्योंकि इकोसिस्टम में अगर सब क्या होता है, एक बैलेंस कंडीशन में चलता है हमारा। अगर जब भी बैलेंस बिगड़ेगा तो पूरा इकोसिस्टम में हमारा क्या होता है, इम्बैलेंस होने की संभावना रहती है हमारा। सो व्हेन ए सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एनसीईआरटी ने समझाया है कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं हमारी, इस प्रकार से एक कंट्रोल किया जाता है हमारा प्रेडेटर और प्रे का रिलेशन जो बात करते हैं यहाँ पे। तो मैं प्रेडेशन में पहले ही बताया था कि यहाँ पे प्रेडेटर जो होता है ना आपका, शिकारी जो होता है वो प्रे का शिकार करता है आपका, और नंबर मैंने साइज के अंतर में आपको बात की थी, मैंने आपको देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, इन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू जियोग्राफिकल एरियाज दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडर्स लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स के रूप में देखने को मिलता है हमारा। अगर कोई एक्सोटिक, कोई एलियन स्पीसीज को किसी एक नए जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो सडन उसके नंबर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात की, यहाँ प्रिकरी पर्ल कैक्टस की बात करते हैं, हमारा एक नागफनी था हमारा जिसको इंट्रोड्यूस किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन 1920s के अर्ली के हमारा। कोज हवोक बाय द स्प्रेडिंग रैपिडली टू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रैंगलैंड्स, वहाँ पे जो लैंड्स थे उसके बाद हजारों हेक्टेयर्स में ज़्यादा हो गया, वो फैल गया हमारा फाइनल, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई शिकारी था ही नहीं उसको,
तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी, और सोर्सेस फुल थे, हमारे रिसोर्सेज फुल थे, हमारा हैबिटेट की भी प्रॉब्लम नहीं थी। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर ए मॉथ फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अभी इतना ज़्यादा फैल गया तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर क्या किया, एक मौत को, एक भर्रे को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो कि जो कैक्टस फीडिंग था, कैक्टस को फीडिंग करता था, वो वहाँ पे एनवायरनमेंट में डाला गया, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद उन्हें कैक्टस को खाया, उनका प्रेडेशन किया, तब जाके कैक्टस का जो स्प्रेडिंग हो रही थी भयावह रूप से, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में है। ऐसे दूसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे इंसर्टिन दिया है। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी की बात करते हैं हमारा, इन द अमेरिकन पैसिफिक कोस्टल्स की बात करते हैं हमारा, जब स्टारफिश पाई स्टार इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर के रूप में थी हमारा। इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया गया, व्हेन द ऑल द स्टारफिश वाज removed from the enclosed intertidal area, more than 10 species of the invertebrates become extinct within a year because of inter-specific competitions। अब यहाँ पे क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक रोकी इंटरटाइडल जो कम्युनिटी है कि ज्वारी जो हमारा एरिया है हमारा, वहाँ पे क्या होता है, पैसिफिक में स्टारफिश पाई स्टार्स प्रेजेंस होती है हमारी, जो कि इंपॉर्टेंट प्रेडेटर के रूप में काम करता है। यहाँ पे क्या किया, एक फील्ड पे एक्सपेरिमेंट किया गया एरिया के अंदर, उन्होंने क्या किया, स्टारफिश जो थी ना पाई स्टार, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया, वहाँ पे हटा दिया वहाँ से। वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ सालों के अंदर देखते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे कि 10 स्पीसीज जो थी वहाँ पे इंटर वर्टिब्रेट्स की, वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो गई यहाँ पे। अभी एक्सटिंक्ट क्यों होगी, क्योंकि जो स्पीसीज थी, क्योंकि जो नेचुरल प्रेडेटर था हमारा जो पाई स्टार थी, वो वहाँ से चली गई, तो वहाँ पे जो बाकी बचे जो स्पीसीज थी, उनमें क्या हुआ, कंपटीशन होने लगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होने लगा। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को ना फूड के लिए, शेल्टर्स के लिए आप कंपटीशन लगा, तो दोनों ने एक दूसरे ने क्या होगा, उनको खत्म कर दिया, एक स्पीसीज दूसरे को खा गई। जबकि यहाँ पे क्या था, जो पाई स्टार स्पीसीज थी हमारी फिश थी, जो स्टार थी, क्या करती थी, जिनके नंबर ज्यादा बढ़ते थे ये उन्हीं का ही प्रेडेशन करती थी। अब जब नंबर बढ़ने वाले तो जिनके नंबर बढ़े, उन्होंने क्या किया, दूसरों को क्या किया, एक्सटिंक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से ये मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से प्रेडेटर और प्रे का रिलेशन हमें देखना, किस प्रकार से एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडेप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन एबिलिटी द प्रेडेटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। यही चीज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी अगर वहाँ पे प्रे उनके नंबर हमारे क्रॉप फील्ड में बढ़ रहे हैं, तो हम उसका क्या होगा, नेचुरल प्रेडेटर लाते थे। यहाँ पे जब नेचुरल प्रेडेटर लाएंगे तो प्रे अपने आप ही क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल क्रॉप कंट्रोल का एक मैनेजमेंट का तरीका भी हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी में क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं हमारा, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग द कंपीटिटिंग प्रे स्पीसीज। जो कंप्लीट कर रही है प्रे स्पीसीज, उनको क्या होता है, उनके नंबर्स को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि जिनके नंबर ज्यादा होंगे उनको प्रेडेटर को खा के उनके नंबर को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, बनाए रखने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे शिकार और शिकारी की कंडीशन हमारी बनी रहती है हमारा। इफ ए प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट हिज प्रे, अब यहाँ पे बात है कि जो शिकारी है वो अपने शिकार को ज्यादा यूज करने लग, ज्यादा उनका शिकार करने लग जाए, डेट प्रे मस्ट बिकम द एक्सटेंट। इससे क्या होगा, हमारा प्रे जो है ना शिकार, वो भी वहां से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक्सटेंट होगा। इससे होगा क्या, प्रेडेटर भी आल्सो भी एक्सटेंट टू लेक ऑफ फूड। इसके साथ साथ क्या होगा, अगर शिकार वहाँ शिकार हट गया वहां पे, तो शिकारी भी क्या होगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए फूड बचेगा ही नहीं। यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। दिस इज द रीजन वाई द प्रेडेटर इन नेचर आर द प्रूडेंट। इसीलिए कहते हैं कि जो शिकारी है हमारा, जो प्रेडेटर है, वो क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, समझदार होते हैं, सेंसेबल होते हैं और केयरफुल होते हैं। वो उतना ही खाते हैं, उतना ही शिकार करते हैं जितना उनको जरूरत होती है। ये नहीं कि सारा शिकार खत्म कर दिया तो फिर वो भी मर जाएंगे, उनको भी खाना बाद में कहाँ से मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। Prey species evolved various defenses to lessen to impact of the predation। अब ऐसा ही नहीं है कि शिकारी ही भारी होता है, हमारा देखने को मिलता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे जो प्रे होता है वो भी अपने आप को बचने की कोशिश करता है, तो वो भी कई प्रकार के ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को अप्लाई करता है यहाँ पे अपने आप के बचने के लिए। जैसे कि बात करते हैं, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड द फ्रॉग आर क्रिप्टिकली
कलर्ड यानी कॉमिफ्लेज करते हैं। कॉमिफ्लेज क्या करते हैं? छद्मावरण करना, किसी भी बैकग्राउंड में अपने आप को छुपा लेना, क्या कहलाता है? कॉमिफ्लेज कहलाता है हमारा। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर, तो हमारे क्या होता है? अपने बैकग्राउंड से अपने आप को छुपा लेते हैं, वो इस तरह का अपने आप को उनके स्ट्रक्चर्स उनके मॉर्फोलॉजिकल बन जाती है, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो वो इजीली प्रेडेटर को शिकार दिखाई नहीं देते हैं आपको। सम आर द पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। सम क्या होते हैं? कुछ क्या होते हैं? पॉइजन्स डेवलप कर देते हैं, जो कि अपने आप डेवलप करते हैं, जो कि प्रेडेटर से बचने में काम करते हैं। जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई का एक एग्जांपल देखते हैं। हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट प्रेडेटर, ये अपने शिकारी के लिए क्या होती है? बहुत कड़वी होती है, तो शिकार नहीं करता है, जैसे बर्ड्स के लिए हमारा। बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन बॉडी, अपने बॉडी में स्पेशल केमिकल प्रेजेंट कर लेती है। ये केमिकल आता कहाँ से है? जब बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज के अंदर होती है, लार्वा स्टेज के अंदर होती है, तो वो कुछ पॉइजनस सीड को खाती है, और पॉइजनस सीड से कुछ जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल है, जो कड़वे नेचर में, उनको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो जब बर्ड उसको खाएगा तो उसके लिए क्या होगा? स्वादिष्ट नहीं लगेगी, तो वो उसका शिकार नहीं करते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हर्बीवोर्स आर द प्लांट प्रेडेटर्स होते हैं, जो हर्बी शाकाहारी होते हैं, वो क्या होते हैं? प्लांट का क्या होते हैं? प्रेडेटर होते हैं, उन पे शिकार करते हैं हमारा। नियरली 25% ऑफ द इंसेक्ट आर नोन एज फाइगोफेगस कहलाते हैं। तो लगभग 25% जो इंसेक्ट हैं वो क्या होते हैं? प्लांट पे क्या होते हैं? हमारा फाइगोफेगस, प्लांट को खाने का काम करते हैं। फीडिंग ऑन द प्लांट शेप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को खाते हैं, तो खाएंगे तो क्या होगा? प्लांट को नुकसान होगा, प्लांट मर जाएगा हमारा। प्लांट हेल्थ इवोक्स मैनी मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस अगेंस्ट दिस हर्बीवोर, तो इस प्रकार के हर्बीवोरस के लिए क्या होता है? प्लांट्स में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जैसे कि थ्रोन, अकेशिया और कैक्टस के अंदर क्या होंगे? हमारे थ्रोन, कांटे डेवलप होते हैं। सो मोस्ट मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ द डिफेंस, तो ग्रेजिंग एनिमल से ही अपने आप को क्या करते हैं? बचा लेते हैं हमारा। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट इज हार्मफुल टू द हर्बीवोरस एंड मेक देम सिक व्हेन दे आर ईटन, और कुछ प्लांट अपने अंदर ऐसे एल्कलॉइड्स या केमिकल्स को तैयार करते हैं और स्टोर करते हैं, जो अगर हर्बीवोरस उनको खाता है तो वो उसको हर्बीवोरस को क्या करेगा? नुकसान करेगा या उनको बीमार कर देगा। जैसे कि एक वीड की बात करते हैं, आपको कैलाट्रोपिस की बात करते हैं, हमारा प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का करते हैं। जो आंकड़ा की बात करते हैं, आंकड़े में क्या होता है? हमारा एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड, हृदय घाती ग्लाइकोसाइड्स का स्टोरेज करते हैं हमारा। इसी वजह से जो कैटल्स होते हैं और गोट्स होती हैं, वो इन प्लांट्स को नहीं खाते हैं। अगर वो खाएंगे तो उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पे। A wide variety of the chemical substances that we extract from the plant, जो कि कई प्लांट्स में एल्कोलाइट्स के रूप में हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कमर्शियली स्केल में यूज करते हैं, वो भी क्या है? इसी प्रकार के केमिकल्स होते हैं हमारा, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, है ना, साइक्रीन, है ना, साइक्रीन, ओपियम आर द प्रोड्यूस्ड देम एक्चुअली एज ए डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स और ब्रोजर, चरने वाले जानवरों से बचाने के लिए इनके अंदर ये स्टोरेज हमें देखने को मिलते हैं, जिनको आज हम कमर्शियली यूज करते हैं यहाँ पे। दूसरा हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स के बारे में। कॉम्पिटिशन में क्या होता है? दोनों को ही हमें नुकसान देखने को मिलता है हमारा। सो डार्विन्स ने भी ये सिद्धांत दिया था हमारा, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज नेचर, है ना। जो क्या होगा? जो अपने आप को फिट करेगा और जो नेचर में सर्वाइव करेगा, वही आगे चल के क्या होगा? बढ़ जाएगा, आपके आपको चल जाएगा, वही स्पीसीज आगे जाएगी। इज नथिंग बट इट इज ए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पे ही आधारित था, विच इज द पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस में काम करता है, हमारे देखने को मिलता है। सो क्लोजली रिलेटेड एज वेल एज टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कंप्लीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, यानी कि ये जो कंपटीशन होता है ये स्पीसीज के बीच में होता है, दो नॉन रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हमें कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। अभी स्पीसीज डार्विन ने क्या बनाया था? फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के केस में हमें देखने को मिलता है। 3 तरीके के स्पीसीज यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिले थे। फॉर एग्जाम्पल इन सम शेलो साउथ अमेरिकन लैक्स की बात की यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, विजिटिंग फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे आते हैं। एंड रेजिडेंट फिशेज, जो उस वहाँ पे पॉन्ड्स थी, वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे जो फिशेज रहती थी कंप्लीट फॉर देयर कॉमन फूड, क्योंकि फ्लामिंगो का भी और फिशेज का भी दोनों का फूड क्या है? हमारा जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि उस लेक में पाए जाते हैं, और दोनों क्या करते हैं? फूड के लिए क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, प्रतियोगिता होगी दोनों में खाने के अंदर।
सेकेंडरी बात क्या करती है, रिसोर्सेज नीड टू बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू अकर्स। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, नीड टू बी लिमिटिंग होते हैं। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटिंग होते हैं, तो क्या होता है उसके कंपटीशन आपको बढ़ेगा, उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी दोनों के बीच में हमारा। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन की बात करते हैं हमारा, एक कोई इंटरफेरेंस कंपटीशन है। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू देयर इंटरफेयरिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज इवन बिफोर फूड एंड स्पेस आर अबाउंडेंट। अब इंटरफेरेंस कंपटीशंस क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक दूसरे की जो फीडिंग हैबिट होती है उसको इंटरफेरेंस करते हैं हमारा। अगर यहाँ पे क्या होता है तो भी इसमें क्या होता है, इंटरफेयरिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज, दोनों की वजह से भी होता है। कब, जबकि वहाँ पे फूड और स्पेस अबाउंडेंट और खूब होता है, उसके बावजूद भी इंटरफेयरिंग कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द फिटेस्ट वन स्पीसीज, जो फिट होगी स्पीसीज मेजर इन द टाइम ऑफ आर फॉर द इंटरनेशनल इंक्रीज, जो ज़्यादा फिट होगा उनके नंबर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इस सिग्निफिकेंटली लोअर द प्रेजेंस ऑफ अनदर। और दूसरी जो स्पीसीज जो कि उस समय फिटेड नहीं है, उस पर क्या होगा, उस पर एक अपना डोमिनेंसी शो कर देगा हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। जैसे कि एमिंगडोन टॉर्टोइज की बात करते हैं, एमिंगडोन टॉर्टोइज था जो गैलापागोस आइसलैंड के पर उनको क्या हुआ, आपको पाए जाते थे हमारा। अब वहाँ पे डिकेट के अंदर क्या होता है, वहाँ पे गोट को, बकरी को इंट्रोड्यूस करा दिया गया। आफ्टर द सम टाइम्स के बाद बात करते हैं हमारा 10 साल के अंदर, वहाँ पे देखते हैं कि गैलापागोस आइसलैंड के अंदर जो एमिंगडोन टॉर्टोइज थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन किसका था, दोनों क्या होते हैं, टॉर्टोइज और गोट दोनों को ग्रास को खाते थे, ग्राजिंग घास को खाने वाले थे हमारा। पर एफिशिएंसी की बात करें तो गोट की एफिशिएंसी क्या थी, ज़्यादा थी, जबकि टॉर्टोइज की एफिशिएंसी क्या थी, कम थी। तो धीरे धीरे ग्रासेस को उन्होंने क्या हुआ, गोट ने खत्म किया। अल्टीमेटली क्या हुआ, वहाँ पे एमिंगडोन टॉर्टोइज को यहाँ पे जाना ही पड़ा, वहाँ पे उनके एक्सटेंट हो गया, उनको कोई खाना उनको नहीं मिला हमारा। A species whose distribution is restricted to the small geographical areas because of the presence of competitively superior species is found to the expand its distribution range and dramatically when the competing species is extremely removed, it is called competitive release। अब यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज की हम बात है जहाँ पे दो सुपीरियर कॉम्पिटिटिव स्पीसीज होती है यहाँ पे, तो हमें क्या होता है, यहाँ पे जो सुपीरियर होगा वो क्या होगा, जो इंफीरियर होगा उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देता है। पर अगर यहाँ पे हमने सुपीरियर स्पीसीज को वहाँ से क्या किया, हमने रिमूव कर दिया, तो वहाँ पे धीरे धीरे जो इंफीरियर स्पीसीज थी के नंबर, वो धीरे धीरे उनके नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी को हम क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं, क्योंकि हमने कॉम्पिटिटर्स को वहाँ से रिलीज कर दिया, ये कॉम्पिटिटिव रिलीज कहलाता है ये फिनोमेना हमारा। ऐसे ही कॉर्नेल्स एलिगेंट्स फील्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, शो डेट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बर्नेकल्स बेलेनस जो होते हैं हमारे डोमिनेंट द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बर्नेकल्स केलेथोमस फॉर द जोन्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमारा, यहाँ पे कि कर्नेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया जो कि रॉकी सी कोस्टल एरिया स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पे क्या सुपीरियर बर्नेकल्स बेलेनस क्या होते डोमिनेंट थे हमारा। तो इन्हीं की वजह से जो इंटरटाइडल एरिया के अंदर जो स्मॉल बर्नेकल्स थे, जो भौरे थे हमारे, है ना, चेलेथेमस थे हमारे, उनको क्या हुआ, इनकी वजह से वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्योंकि वो सुपीरियर बर्नेकल्स जो बेलेनस थे वो डोमिनेंट कंडीशन में वहाँ पे हो गए यहाँ पे। तो इस सुपीरियर की प्रेजेंस में क्या होता है, इंफीरियर को क्या करता है, हमारा स्पेस वहाँ से छोड़ना पड़ता है, या तो लड़ो या फिर स्थान को छोड़ दो, देखने को मिलता है हमारा। इन जनरल बात करते हैं, हर्बीवोरस एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देम कार्निवोरस। इन जनरल की बात करते हैं, सो कार्निवोरस हर्बीवोरस का एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन द कार्निवोरस। तो कार्निवोरस की कंपटीशन कारण कहते हैं हर्बीवोरस, और प्लांट का भी हमें आपको कंपटीशन, उनका भी बुरा इफेक्ट इन पे देखने को मिलता है हमें। इन कंपटीशन के अंदर बात करते हैं, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द सुपीरियर कॉम्पिटिटर एलिमिनेट द इंफीरियर वन। तो कंपटीशन में क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो अपने से इंफीरियर को क्या करता है, वहां से एलिमिनेट करता है। दिस इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ऑफ द गोज। गोज ने यही कहा कि जब कोई स्पीसीज है आपके अंदर, तो कोई स्पीसीज ए हमारा और कोई स्पीसीज बी हमें देखने को मिलता है हमारा, और एक कॉमन एरिया को अगर वो काम कर रहा है तो एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर हमें बात करूं हमारा,
हमारा, और कॉमन एरिया को वहाँ पे क्या करेंगे हमारा शेयर कर रहे हैं हमारा, तो सुपीरियर क्या होगा, इन्फीरियर को वहाँ से क्या करेगा एक्सक्लूड कर देता है वहाँ पे, तो यहाँ से इस एरिया से क्या होगा इन्फीरियर हट जाएगा यहाँ से, तो इसी को बोलते हैं द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ऑफ गोस, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा recent studies show that the many closely related species has evolved various mechanisms which facilitate their coexistence rather than the एक्सक्लूजन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं हमारे क्या होगा इस मैकेनिज्म से बचने, इनसे बचने के लिए क्या होता है को एग्जिस्टेंस को यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारा देखने को मिलते हैं। वन सच मैकेनिज्म क्या कहलाती है हमारे रिसोर्स पार्शनिंग कहलाती है हमारा, पार्टीशंस कहलाती है हमारी। यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को क्या करना हमारा पार्शनिंग करना हमारा, उन्होंने रिसोर्सेज को क्या होगा बांट लिया, यहाँ पे देखने को मिलता है। इस कॉम्पिटिशन से बचने का एक नया तरीका उन्होंने निकाल दिया। क्या हुआ वहाँ पे, द टू स्पीसीज कंप्लीट फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए कंप्लीट कर रही है, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फॉगिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपटीशन से बचने के लिए उन स्पीसीज ने क्या किया, एक डिफरेंट फीडिंग टाइम कर लिया या फिर अपने खाने को इन्होंने चेंज कर लिया। जैसे कि एक सीड चिड़िया की बात करते हैं हमारा, तो सीड जो इंसेक्ट जो हमारी बर्ड्स होती हैं, कुछ लिटिल बर्ड्स होती हैं, कुछ क्या होगी सीड्स को खाएंगी, कुछ इंसेक्ट्स को खाएंगी और कुछ अदर चीज़ को हमारे खाने का शुरू कर देंगे। तो एट ए टाइम उन्होंने अपने आप को क्या किया, अलग अलग हैबिटाट्स पे डाल दिया, हमारे क्या अलग अलग फूड पे डाल दिया, या कुछ सुबह फीडिंग कर रहे हैं, कुछ शाम को फीडिंग कर रहे हैं, कुछ दिन में फीडिंग। तो इन्होंने क्या किया, अपने इस जो कंपटीशन हो रहा था एट ए टाइम में आपका उस फीडिंग कंपटीशन का उन्होंने कम कर लिया, उन्होंने इस पैटर्न को हमारा रिसोर्सेज पार्शनिंग इसको बोलते हैं हमारा देखने होता है। जैसे कि मैकआर्थर शोड एट द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वर्बल्स, जो वर्बल्स स्पीसीज थी हमारी लिविंग ऑन द सेम ट्री, एक सेम ट्री पे रहती है, वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंसेस इन देयर फॉगिंग एक्टिविटी। तो मैकआर्थर ने क्या किया कि एक बड़ा सा ट्री उन्होंने देखा, जो बर्बर ट्रीज था, उन्होंने कहा कि अलग अलग तरीके की ट्रीज जो अलग अलग तरह की बर्ड्स थी, उन्होंने क्या किया, अपने कुछ ट्रीज टॉप ऑफ द प्लांट्स बनने लगी, कुछ उसके नीचे। तो उन्होंने क्या किया, ट्रॉफिक लेवल्स बना लिए अपने, मतलब स्ट्रेटा बना लिए लेवल बना। तो कुछ अपर लेवल पे लेती थी, कुछ मिडल पे, कुछ पे, ऐसे अलग अलग, और सबने कुछ क्या होता है सीड को खाती थी, कुछ फ्लावर को खाने लगी, कुछ फ्रूट को खाने लगी। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने कॉम्पिटिशन था एक ट्री पे रहते हुए उस कॉम्पिटिशन को क्या कम कर लिया यहाँ पे देखने को। इसे बोलते हैं मैकआर्थर का एक्सपेरिमेंट, हम इसको कहते हैं हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिज्म के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो एक क्या होता है पैरासाइट्स होगा और दूसरा क्या होगा हमें होस्ट हमें देखने को मिलते हैं। इन दिस इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज एडवर्सली अफेक्टेड हमें देखना। तो पैरासिटम में जो क्या होता है, जो प्रेडेटर होता है उनके नंबर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और जो प्रे होते हैं वो साइज में बड़ा होगा और नंबर्स में भी कम हमें देखने को मिलेगा। पैरासाइट गेट फ्री लॉगिंग एंड मील फ्रॉम द होस्ट। तो वो होस्ट से क्या करते हैं, हमारा फोकट में क्या कर रहे हैं, आपको लॉजिंग ले रहे हैं, यानी वहाँ पे ठहर रहे हैं और वहाँ से फूड भी ले रहे हैं वहाँ पे फ्रॉम द होस्ट से। होस्ट दे नहीं रहा है पर उसे छीन रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो मैनी पैरासाइट्स हैव इवोक्ड टू बी द होस्ट स्पेसिफिक इन सच ए वे बोथ होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट है जो क्या होते हैं को इवॉल्व करते हैं हमारा। यहाँ पे क्या होता है, होस्ट कुछ अपने आप में डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है, तो इसको साथ साथ जो पैरासाइट भी करता है उसमें भी अपने आप में भी क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है ताकि वो होस्ट के साथ बना रहे। तो यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते चले जाते हैं ताकि वो उसमें रह सके। यहाँ पे दिस दैट इज इन इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर इजेक्टिंग और रेसिस्टेंट द पैरासाइट। अगर यहाँ होस्ट ने क्या किया, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप की, द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म। इवॉल्व में भी क्या है, जो पैरासाइट है उसने भी अपने आप को ऐसे ही काउंटर ट्रैक करने के लिए ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप किया, और जो होस्ट ने डेवलप किया उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद इन द सेम होस्ट स्पीसीज, ताकि वो अपने सेम होस्ट पे आपको रह सके। तो दोनों क्या होते हैं, साथ साथ इवॉल्व करते हैं, दोनों एक साथ विकसित होते चले जा रहे हैं इन कोऑर्डिनेट्स विद देयर लाइफ स्टाइल। कोई लाइफ स्टाइल के साथ क्या होता है, पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशंस। तो पैरासाइट ने भी क्या किया, अपने आप को स्पेशल एडेप्टेशंस कर लिए। तो क्या एडेप्टेशंस होते हैं कि एग्जाम में
पूछा गया है सच एज लॉस ऑफ द अननेसेसरी ऑर्गन, तो पैरासाइट ने क्या किया, अननेसेसरी सेक्स ऑर्गन को सेंस ऑर्गन को हटा दिया, है ना। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और शकर्स, उन्होंने अपने आप को क्या होस्ट पर चिपकाए रखने के लिए स्पेशल एडेसिव या शकर्स डेवलप कर लिए, और टू क्लिंग ऑन द होस्ट के अंदर रहने के लिए। एंड लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अपने डाइजेस्टिव को कम कर लिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसको डेवलप किया। तो ये सारे एडेप्टेशन हैं किसके लिए, पैरासाइट के लिए देखने को मिलते हैं हमारे। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। जो पैरासाइट की लाइफ साइकिल है बहुत कॉम्प्लेक्स अपने आप को बना ली, इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट। उन्होंने क्या होगा अपने आप को जीने के लिए क्या किया, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब एक से या दो ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट, एक या दो या इंटरमीडिएट होस्ट को उन्होंने शामिल किया, और वेक्टर को शामिल किया टू फैसिलिटेट पैरासिटेशन ऑफ द प्राइमरी होस्ट। अपने प्राइमरी होस्ट को आपको उसको वहाँ पर रह सके, वहाँ पे डेवलप हो सके, तो वहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया हमारा। जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात करते हैं, जो कि ट्रेमेटोड पैरासाइट होता है, प्लेटेलमेंथीस, है ना, डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट पर डिपेंड करता है। स्नेल और फिश इसके रूप में रहता है हमारा, और कंप्लीटेड लाइफ साइकिल यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो ह्यूमंस में ये जाने से पहले क्या होते हैं, ह्यूमन तो इसका हाई से पैरासाइट होस्ट रहता है, इसके अलावा स्नेल और फिश में भी ये इंटरमीडिएट के रूप में हमारा काम करते हैं यहाँ पे। ऐसे मलेरिया पैरासाइट की होता है नीड ए वेक्टर, वेक्टर की जरूरत होती है हमारा प्लाज्मोडियम को, जो कि क्या होता है मॉस्किटो में रहता है, टू स्प्रेड इट्स अदर होस्ट में स्प्रेड करने के लिए, स्पोरोजोइट्स को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, क्या होते हैं अधिकतर होते हैं पैरासाइट हार्म करते हैं। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, है ना, रिड्यूस सर्वाइवल करते हैं, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इस पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वहाँ पे क्या करते हैं अधिकतर पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट पे क्या करते हैं उसकी ग्रोथ को, उसके सर्वाइवल रेट को, और उसको क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, जैसे उससे पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी कम हो, रिड्यूस हो। दिस माइट बी प्रोवाइड द मोस्ट एक्सपोज प्रेडेशन बाय मेकिंग बाय फिजिकली वीक, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हमारे जनरली उसको नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पर पैरासाइट भी यहाँ पे एक इंटेलिजेंसली काम करता है कि अच्छा पैरासाइट वही होगा जो क्या कर सकता है, अपने होस्ट को मारे नहीं, बनाए उसकी तुलना में क्या उसको वीक बना दे, क्योंकि अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट को भी क्या होगा मरना पड़ जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। जो ये अच्छे पैरासाइट्स के नेचर हमें देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे पैरासाइट की बात है, पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अगर शरीर के बाहर रहेंगे तो एक्टोपैरासाइट, और शरीर के अंदर रहेंगे तो एंडोपैरासाइट कहते हैं। जैसे कि एक्टोपैरा फीड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट होते हैं, लिक ऑन द ह्यूमन एंड टिक ऑन द डॉग्स पर हमें देखने को मिलती हैं। हमें देखने को एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे देखने को, यहाँ पे मेनी मेराइन फिशेज आर द इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट। कॉपोर्ट्स के साथ क्या होती है हमारा वहाँ पे इंटरफेस करती है, हमारी एक्टोपैरासाइट के रूप में रहती है कि मेराइन फिश होती है जो हमारी। जैसे कि कुस्कुटा की बात करते हैं, मरबेल की बात करते हैं। ए पैरासाइटिक प्लांट होता है डेट इज कॉमनली फाउंड ग्रोविंग ऑन द हेज प्लांट, जो बड़ा सा फैला हुआ पेड़ होता है उसके ऊपर पाया जाता है। एंड लॉस इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को छोड़ देता है, इसलिए क्या होता है ये पीला टाइप का देता है। अमरबेल इसको हम कहते हैं। लीव इन द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन, उसके साथ साथ बना रहता है हमारा। इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासिटाइज। तो ये होता है प्लांट्स के ऊपर क्या होती है, अमरबेल क्या होती है, इस पर लिपट जाती है। और स्पेशल एडेप्टेशन हस्ट्रास डेवलप करते हैं, जो कि प्लांट से क्या होते हैं न्यूट्रिशन को गेन करता रहता है, और कुस्कुटा उसके ऊपर आश्रित रहता है। इस प्रकार से देखने को मिलता है हमारा। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट ए कंसिडर ए पैरासाइट। यहाँ पे मॉस्किटो को हम क्या होता है पैरासाइट कंसिडर नहीं कर सकते, आल्थ्रो इट नीड अवर फूड फॉर द रिप्रोडक्शन। तो ये यहाँ से जो फीमेल पैरासाइट है इसको पैरासाइट आप कंप्लीटली पैरासाइट नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे अंदर रहती नहीं है, केवल अंडे देने के, अपने आप को अपने गैमेट्स बनाने के लिए ही अपने फूड को क्या करती है हमारा उसको शक करती है, बाकी डिमांड उसकी बॉडी उसकी रिक्वायरमेंट के लिए नहीं करती है। तो फीमेल मॉस्किटो यहाँ पे क्या है हमारा एक पैरासाइट नहीं है। ऐसे ही एक फीमेल्स के अंदर हम बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या वो कंप्लीट पैरासाइट्स हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, वो कंप्लीट पैरासाइट हमें देखने को नहीं मिल सकता है, हमारा देखने को मिल सकता है केवल वो मदर से क्या करता है हमारा फूड ऑक्सीजन को क्या करता है वहाँ पे लेने का काम करता है हमारा। एंडोपैरासाइट्स की बात करें, दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट अ डिफरेंट साइट पर, जैसे कि कुछ लीवर में रहेंगे, कुछ किडनी में, लंग्स में, रेड ब्लड रहेंगे, जैसे क्या कहते हैं एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं हमारा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होने की वजह से वो बहुत एक्सट्रीम लाइफ साइकिल उनकी होती है हमारी। देयर मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स
are generally greatly simplified while the emphasizing their reproduction potential. तो morphological और anatomical feature greatly क्या होते हैं, simplified होते हैं, क्योंकि वो adaptations के लिए क्या होते हैं, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, पर अपने रिप्रोडक्शन पोटेंशियल को क्या होते हैं, बना के रखते हैं, ज़्यादा अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं हमारा। ऐसे पैरासाइट्स का एक पैरासिटिज्म का एक और एग्जांपल देखना, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। इन बर्ड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा, द पैरासिटिक बर्ड लेज इन एग इन द नेट ऑफ हिज होस्ट एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम। तो क्या होता है यहाँ पे, जो पैरासिटिक बर्ड्स होता है हमारे, वो होस्ट के नेट में क्या होता है, अपने अंडे दे देता है, और होस्ट क्या होता है, इन अंडों को क्या होता है, इंक्यूबेट करने का काम करता है। जैसे कि कोयल की बात करते हैं, कुक्कू की बात करते हैं, ये अपने अंडे क्या करते हैं, आपके कोयल के घोंसले, जो कौवे के घोंसले में दे देते हैं, और बाद में क्या होता है, कौवा क्या होता है, इनके अंडों को क्या करता है, सेचन करता है, इंक्यूबेशन करता है, और बाद में से बच्चे निकल जाते हैं। यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रकार का जो पैरासिटिज्म है कहलाता है, ब्रूड पैरासिटिज्म हमारा कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमनसेलिज्म्स के बारे में बात करते हैं हमारा। दिस इज इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हार्म और नॉट द बेनिफिट। तो कॉमनसेलिज्म में क्या होगा, एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसके बदले में जो दूसरी स्पीसीज है उसको ना तो नुकसान हो रहा है, ना ही कोई फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, कॉमनसेलिज्म हम इसको कहते हैं। प्लस और जीरो से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारा। जैसे कि ऑर्चिड की बात करते हैं हमारा, है ना, आर्किड की बात करते हैं हमारा, ग्रोविंग ऑन द एपिफाइड, के एपिफाइड के रूप में होता है, जो कि मैंगो ब्रांच पर ग्रो करता है, जो है ना हमें डेवलप करता है हमारा। ऐसे ही बर्निकल्स ग्रोविंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, वेल के ऊपर जो रहता है, बर्निकल्स की बात करें हमारा, बेनिफिटेड वाइल नाइदर द मैंगो ट्री और नॉर द वेल्स ड्राइव एनी अपीरेंट बेनिफिट। जैसे बात करते हैं एपिफाइड की बात करते हैं, आदि पादप जो होते हैं ना, ऑर्किड क्या करते हैं हमारे, ये मैंगो ट्री पे ग्रो करते हैं। अब ऑर्किड क्या है, ऑर्किड पैरासाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एपिफाइट्स हैं, ये इनकी जड़ें हवा में रहती है हमारे। देखो तो ये क्या करते हैं, केवल वहाँ पे अपने सपोर्ट के लिए उस मैंगो ट्री पे रहते हैं, बाकी अपना जो फूड होता है वो ऑटोट्रॉफिज्म के द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा खुद बना सकते हैं। तो वहाँ पे इसको शेल्टर की जरूरत, मतलब एक सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ही जो वेल पे होते हैं, वेल पे होते हैं बर्निकल्स क्या होते हैं, उसकी वेल की सरफेस पे चिपक जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे वेल शिकार करती है, तो शिकार इनको भी क्या होता है, फूड मिल जाता है। तो बर्निकल को तो फूड मिल गया, पर इसके बदले में ना मैंगो को ना वेल को कोई नुकसान भी नहीं है और कोई फायदा भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, हमारा कॉमनसेलिज्म का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही कैटल अर्गट्स एंड द ग्रेजिंग कैटल्स की बात करते हैं हमारा, कैटल अर्गट्स हैं और ग्रेजिंग कैटल्स की बात करते हैं। इन क्लोज एसोसिएशन इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म के रूप में देखने को मिलता है। द अर्गट्स इज ऑलवेज सर्च फॉर द फूड क्लोज टू वेयर द कैटल्स आर द ग्रेजिंग, बिकॉज द कैटल्स एज द मूव स्टीयर अप एंड फ्लैश अप द इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट टू अर्गट टू फाइंड एंड कैच। अब अर्गट के प्रकार का बगुला हमें देखने को मिलता है हमारा, ठीक है ना। अब अर्गट्स क्या होते हैं हमारे, जो ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं, है ना, जो झाड़ियों में चरते हुए निकल रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलता रहता है हमारा। जब ग्रेजिंग कैटल्स क्या होता है, झाड़ियों में से गुजरेगा वहां से, तो जो झाड़ियों पर जो इंसेक्ट बैठे हुए हैं हमारे, वो क्या होगा, वो उड़ेंगे वहां पे, वो वहाँ से उड़ेंगे, वहाँ पे स्पेस चेंज करेंगे, उड़ेंगे। तो जो होता है, जो बगुला है, जो कैटल अर्गेट से हमारा, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, वो जो इंसेक्ट्स उड़े उनको वो इजीली क्या होगा, शिकार बना लेता है हमारा। यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमारा, ये इस तरह का बेनिफिट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रकार से दोनों के बीच में क्या था, एक प्रकार का कॉमनसेलिज्म हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसेलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन द सी एनिमोन एंड हैज स्टिंगिंग टेंटाकल्स। एक सी एनिमोन, इसमें क्या होते हैं, स्टिंगिंग टेंटाकल्स present and on the clownfish that live among them, जो clownfish पे रहता है हमारा। The fish get protection from the predator। यहाँ पे क्या होता है, जो फिश होती है वो प्रोटेक्शन करती है किससे, प्रेडेटर से, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें टेंटाकल्स प्रेजेंस है, विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटाकल्स, उनको बचा देती है। दिस एनिमल डज नॉट अपीयर टू बी डिराइव एनी बेनिफिट बाय द होस्टिंग द क्लोनफिश। तो क्लोनफिश में क्या होती है हमारे, जो सी एनिमोन्स है, सो क्लोनफिश को तो यहाँ पे क्लोनफिश तो क्या हुआ, हमारा बचाव कर रही है किससे, जो कि एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटाकल्स है यहाँ पे। पर यहाँ पे सी एनिमोन को उससे कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है हमारा। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल हमें देखने को
को मिलता है। नेक्स्ट हम बात हैं एमेंसेलिज्म्स की बात करते हैं। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज हार्म्स वेयर अदर इज अनअफेक्टेड। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को नुकसान होता है पर दूसरे को तो कोई फायदा नुकसान या कोई अफेक्टेड हमें नहीं देखने को मिलता है, हमारा देखने को मिलता है। -0 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं हमारा। तो एक एंटीबायोटिक्स दूसरी एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को क्या करती है, कम कर देती है। एक एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ऐसे केमिकल को सिक्रेट करती है, हमारे ऐसे टॉक्सिन करती है जो दूसरे एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को क्या करती है, कम कर देती है। तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की हमें एमेंसेलिज्म का एग्जांपल के रूप में हमें स्वीकार करता है। तो उसको तो बेनिफिट नहीं है, उसको तो बेनिफिट नहीं है जिसने केमिकल सिक्रेट किया, पर दूसरे को उसने क्या किया, हार्म पहुंचा दिया, उसकी इसने वैरायटी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमारा। तो यहाँ पे इस प्रकार जो कि पेनिसिलिन नोटेटम स्टेफाइलोकोकस का एग्जांपल के रूप में यहाँ पे अलेक्जेंडर ने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे तो ये एमेंसेलिज्म का एक बेहतरीन एग्जांपल हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लाइन हम बात करते हैं, जो प्रेडेशंस की बात करें, पैरासिटिज्म की बात करें या कॉमनसेलिज्म की बात करें, शेयर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, दोनों क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। द इंटरफेयरिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर, इसलिए दोनों आपस में क्या होते हैं, एक साथ रहती है, यहाँ पे देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इंटरेक्शन के बीच में, हमारा म्यूचुअलिज्म्स की बात करते हैं, हमारा म्यूचुअलिज्म्स। दिस इंटरेक्शन कन्फर्म बेनिफिट बोथ ऑन द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। जो इंटरेस्टिंग स्पीसीज है दोनों को यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे से बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि लाइकेंस के रूप में हमने देखा था कि जो एल्गी और फंजाई का रिलेशन हमें देखने को मिलता है, हमारा रिप्रेजेंट द इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बीच में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो एक शेल्टर देता है, दूसरा उसको आपस में उसको फूड देने का काम करता है हमारा। ऐसे ही द माइकोराइजी आर द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके बीच में हमें देखने को मिलता है। द फंजाई हेल्प द प्लांट टू ऑब्जॉर्ब द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, यहाँ पे क्या फंजाई एब्जॉर्प्शन स्पेशली फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन में और वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। वाइल प्लांटन प्रोवाइड द फंजाई एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, उनको देने का काम करता है हमारा। तो दोनों में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म कंडीशन, और दोनों आपस में जीवित भी नहीं रह पाएंगे अगर देखने में। एनिमल्स हेल्प प्लांट फॉर द पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड, रिवार्ड दे गेट द पोलन फ्रूट्स एंड सीड्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं यहाँ पे, प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, हमारा पॉलिनेशन एजेंसी के रूप में काम करते हैं। सो फॉर देयर फ्लावर्स के लिए बदले में क्या होता है, प्लांट्स उनको क्या करते हैं, नेक्टर्स देते हैं, वहाँ पे देने का फूड के रिवार्ड्स के रूप में नेक्टर मिलता है हमारा। इन मैनी स्पीसीज की बात करते हैं, जैसे कि फिग, देयर इज ए टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप देखने को मिलता है विद द पॉलिनेटर स्पीसीज के अंदर ऑफ द वास्प। इट मीन्स दैट इज गिवन ए फिग स्पीसीज कैन बी pollinated only by the partner wasp species and no other species. The female wasp use the fruit not only for the oviposition egg laying site but unless the developing seed within the fruit for the nourishing the larvae. The wasp pollinating the fig in Florence while searching the suitable egg laying sites and in turn favor to pollinating the fig offer the wasp some of its developing seeds as food as developing wasp larvae। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे वास्प की हम बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो वास्प क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक क्या करता है, यहाँ पे जो फिग प्लांट की बात करते हैं, अंजीर की बात कर रहे हैं, हमारा फिग प्लांट जो अंजीर है फिग प्लांट से, फिग प्लांट में पोलिनेशन जो होता है, जो हमारा फीमेल वास्प होता है उसी के द्वारा ही वो पॉसिबल्स हो पाती है, हमारी देखने को मिल सकती है हमारी। तो यहाँ पे क्या होती है, जो फिग और उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअलिज्म डेवलप हुआ दोनों के बीच में। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है, को इवोल्यूशन डेवलप हुए हैं, यहाँ पे को एग्जिस्टेंस डेवलप हुए हैं, हमारा को एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, यानी जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ वाली कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे। और दोनों का साथ साथ क्या हुआ, विकास हुआ हमें देखने को मिलता है हमारा। क्या होता है यहाँ पे कि जो फिग प्लांट होता है उसके अंदर जो पॉलिनेशंस की बात करते हैं वो क्या करता है, आपको फीमेल वास्प भी कर सकता है हमारा। और फीमेल वास्प को क्या चाहिए, हमारा फीमेल वास्प जो होता है हमारा, उसको क्या होती है, अपने को अंडे देने के लिए एक सुटेबल प्लेस चाहिए होता है हमारा। दूसरा लार्वे को न्यूट्रिशन देने के लिए भी एक स्पेस होती है। तो वो
क्या होता है, उसके लिए सूटेबल प्लेस क्या होता है, फिग का इन्फ्लोरेंस हमें देखने को मिलता है हमारा। तो फिग के इन्फ्लोरेंस में क्या होता है, वो अपने अंडे देने के लिए उसके अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, मेल फीमेल प्लांट्स आपको फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं हमारे। उस इन्फ्लोरेंस के अंदर क्या होता है, जब उसमें जो अंदर जाता है तो पॉलिनेशन में हो जाती है। तो फिग को तो क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाती है, और बदले में क्या होते हैं, जो वास्प है, वास्प को क्या होता है, एक तो अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है, और दूसरा जब उनसे लार्वा निकलेंगे तो लार्वा क्या होते हैं, फिग के जो फ्रूट होता है उसको खाकर वो अपने आप को आगे डेवलप कर पाते हैं। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फिग ट्री एंड द वास्प के बीच में हमें देखने को मिलता है। एक फिग फ्लावर दैट इज यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिनिंग बाय द वास्प के द्वारा हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना, ये इन्फ्लोरेंस होता है। और वास्प लेइंग एग इन द फिग फ्रूट के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडे उन्होंने दे दिए, यहाँ पे इस तरह से आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ऑर्किड्स शो द revealing diversities of the flower patterns, many of which have the evoked to the attract the right pollinator insect, bee or bumblebees, है ना, and ensure the guaranteed pollination by it or not the orchid offer rewards, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्किड्स की बात करें हमें, रिवीलिंग डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लावर पैटर्न्स में यहाँ पे देखने को मिलती है। उनमें से कुछ लीव्स जो होती है ना, कुछ आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, हमारा वहाँ पे मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। और ऑर्किड को क्या होता है, एक राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि बी और बम्बल बेल्स के रूप में होता है, जो कि गारंटेड क्या करता है, हमारा पॉलिनेशन करने में मदद करता है। बाय इट नॉट द ऑर्किड ऑफर रिवार्ड, पर यहाँ पे कोई ऑफर है नहीं देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं, मेडिटेरियन ऑर्किड्स और फिश की बात करें, एम्प्लॉय सेक्सुअल डिफ्लिक्ट का काम करता है हमारा, है ना। इट गेट पॉलिनेटेड देन बाय द स्पीसीज ऑफ बी, एक स्पीसीज ऑफ बी के द्वारा होता है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्किड हमें देखना, उसमें वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर्स अनकैनी रिसेंबल्स द फीमेल्स ऑफ द बी इन साइज। यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर का एक पेटल्स होता है जो ना, वो बिल्कुल अपने आप को फीमेल्स की तरह, है ना, फीमेल बीज की तरह क्या होता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है यहाँ पे। तो जो मेल जो बीज होता है वो उसको फीमेल बीज समझकर उसके पास आता है वहाँ पे, और आके उसके बाद क्या होता है, फॉल्स कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है हमारा। क्या होता है, फॉल्स कॉपुलेशन करने में काम करता है। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे बदले में क्या होता है, फॉल्स कॉपुलेशन में क्या होता है, जो पॉलन्स होते हैं वो उस बीज पे चिपक जाएंगे, और जो बीज है, बी को क्या फायदा मिलेगा, फॉल्स को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है हमारा। फिर ये क्या करेगा, हमारा यहाँ से जाके दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, दूसरे फ्लावर पे बैठेगा, वहाँ पे भी ये सेक्सुअल डिफ्लिक्ट करते हैं हमारे देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, ये सूडो कॉपुलेशन वहाँ पे देखने को मिलता है, और सॉफ्ट कॉपुलेशन होता है, एक के पॉलन के दूसरे फ्लावर पे पहुँच जाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को। सो मेल बी इज अट्रैक्ट टू डेट इज रिसीव द फीमेल समझ के उसके पास आता है, जहाँ पे क्या होता है, सूडो कॉपुलेटर्स हमें देखने में विद द फ्लावर के साथ, एंड ड्यूरिंग दिस द प्रोसेस इज डस्टेड विद द पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स पेपर, पोलन्स की डस्टिंग कर दी जाती है। व्हेन द सेम बी यानी सूडो कॉपुलेट विद द अनदर फ्लावर के पास चला जाएगा, इस ट्रांसफर पोलन टू इट, वहाँ पे पोलन्स को ट्रांसफर रहेगा, थस पोलिनेट द, और फ्लावर को पोलिनेशन में मदद करता है। हियर इज ए क्लियर को इवोल्यूशन, दोनों के बीच में क्या हो, एक को इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, ऑपरेट इन द ऑर्किड पोलन्स एंड पोलिनेटिंग एजेंट में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो दोनों में इस प्रकार का कोएवोल्यूशन इस तरह का साथ साथ हमें देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से अगर एक स्पीसीज अगर खत्म हो जाती है तो दूसरी स्पीसीज भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे कोएवोल्यूशन हुआ, को एक्सटेंशन हुआ, और को एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली, अगर चेंज हो जाए, और एनी रीजन अगर ड्यूरिंग इवोल्यूशन के बाद पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस, वहाँ पे पॉलिनेशन सक्सेस हमारा रिड्यूस होता है, अनलेस द ऑर्चिड फ्लावर को इवोल्व टू मेंटेन रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल्स टू द फीमेल बी की तरह बनाए रखने का काम करता है, यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो आप देख सकते हैं शोविंग ए बी इज ए पॉलिनेटर के रूप में दिखाया था, ऑर्चिड फ्लावर के रूप में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑर्किड में ऐसा देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की गई। आपको चैप्टर लेंथी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखने को मिला। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वॉच द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द आवर चैनल्स को सब्सक्राइब करने का काम कीजिएगा हमारा। तो मेरे चैनल पे बायोस्क्वायर चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।